एस मार्क 2 सीरीज। जैसा कि आपको पता है हमने मैट्रिक्स का पार्ट 1 किया, कुछ क्वेश्चंस उसमें किए, ऐसे ही हम पार्ट 2 पे आते हैं मैट्रिक्सेस के अंदर, क्योंकि आपको पता है पार्ट 1 पार्ट 2 में इसको लेना पड़ा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताया था आपको 2 से 3 क्वेश्चन हर साल जो है पूछे जाते हैं। आप देखोगे प्रीवियस ईयर का जो डेटा है वो ये कहता है हर साल लगभग 2-3 क्वेश्चन पूछे गए। आप सोच रहे हैं सर कभी कभी एक भी तो है, वो भी तो बोल दो। तो एक मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि एक क्वेश्चन आपको लग रहा है कि एक क्वेश्चन है, लेकिन मैट्रिक्स के क्वेश्चन क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मिक्स होकर आते हैं, डिटरमिनेंट के साथ मिक्स होकर आते हैं। तो हो सकता है उन चैप्टर्स के अंदर स्विच हो गए हूँ, ये वाले क्वेश्चन है ना। तो ऐसा नहीं है कि इन ईयर में 2013 और 15 में नाइंसाफी हुई है मैट्रिक्स वाले चैप्टर के साथ, इनके क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मर्ज हो गए हों या फिर डिटरमिनेंट के साथ मर्ज हो गए हों, है ना। हर साल 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लास्ट के 12 साल का डेटा जो है ये कहता है कि लगभग 26 क्वेश्चंस आपको जो है जेईई एडवांस में पूछे गए। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था, उसके बाद नेक्स्ट जो है आगे आने वाले क्वेश्चंस देखते हैं टॉपिक वाइज, है ना। तो इनवर्स से रिलेटेड क्वेश्चन क्या पूछा गया है बेटा, जरा देखना। हमें R इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, हमें R इक्वल टू दे रखा है, ये है, इसमें क्या बोल रखा है ABCD। ये जो नंबर्स है इस मैट्रिक्स के अंदर वो इस तरह से हैं, इस वाले सेट के अंदर से चूज किए जाएंगे। ठीक है, देन द नंबर ऑफ इनवर्टिबल मैट्रिसेस इन R। इस R के अंदर जो भी ये मैट्रिसेस हैं इस टाइप की इनवर्टिबल मैट्रिसेस ढूंढिए। इनवर्टिबल का मतलब क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, सपोज ये A मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट क्या है, 0 नहीं होना चाहिए। अब 0 नहीं होना चाहिए, ये कैसे सर्च करेंगे हम, तो इसके लिए हम क्या कर लें, इसको रिवर्स प्रोसेस में सॉल्व कर लेते हैं। इसका जो डिटरमिनेंट है वो 0 कब कब होगा, ऐसे सारे केसेस हम कैलकुलेट खुद से कर लेते हैं। तो जरा देखना, पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। ये थर्ड वाला कॉलम देखना है, थर्ड वाला कॉलम थर्ड वाली रो के अकॉर्डिंग 5 के साथ क्या हो जाएगा इसका डिटरमिनेंट, AD माइनस BC। ये मैट्रिक्स यदि A है तो डिटरमिनेंट ऑफ A बेटा क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ऑफ माइनस 5 टाइम्स ऑफ एक्चुअली, है ना, क्या हो जाएगा, AD माइनस BC हो जाएगा। ठीक हुई बात। हमें क्या करना है, ये 0 करना है। वैसे तो क्वेश्चन के अंदर तो नॉन जीरो चाहिए आपको इनवर्टिबल होने के लिए, हम रिवर्स में सॉल्व कर रहे हैं इसको 0 करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर जो टोटल केसेस में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, मुझे ABCD को इनमें से चूज करना है। ठीक है, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट केसेस बनाते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से केसेस बनेंगे, सबसे पहला नंबर का केस है ना, सबसे पहला नंबर का केस, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 को हम चेक कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं बेटा, डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल टू 0 को हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं। इसका नंबर फर्स्ट वाला केस क्या बनेगा, नंबर फर्स्ट वाला केस है कि AD इक्वल टू BC इक्वल टू 0 हो जाए। ये AD जो नंबर है वो भी 0 हो जाए, BC जो नंबर है वो भी 0 हो जाए, तो ओवरऑल क्या आएगा, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। अब बात आती है 0 किस किस तरीके से हो सकता है, AD 0 कैसे हो सकता है, A को मैं 0 ले लूं और D को क्या ले लूं, इनमें से कोई सा भी नंबर ले लूं। कितने नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है, तो A 0 आ जाए और D 7 में से कोई सा भी नंबर आ जाए। सिमिलर वे में A क्या हो जाए, 7 में से कोई सा भी नंबर, और D क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो 14 केस। एक केस और ऐसा जब क्या हो जाए, A और D दोनों के दोनों 0 हो जाए। तो क्या आप समझ रहे हैं, क्या 15 केसेस ऐसे बनेंगे जिसमें कि AD इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, A को 0 ले लिया, बाकी D का वैल्यू कुछ भी ले ले इन सातों में से। ठीक है, सिमिलर वे में A का वैल्यू इन सातों में से कुछ भी ले लें और D का वैल्यू 0 ले लें। 14 केस, और एक केस ऐसा जब A और D दोनों के दोनों क्या हो जाए, 0 हो जाए। टोटल 15 केसेस बनेंगे ताकि AD क्या हो जाए, 0 हो जाए। सिमिलर वे में BC भी तो 0 कितने तरीके से हो सकता है, 15 तरीके से हो सकता है। तो ओवरऑल ये जो केसेस आएंगे हमारे वो कितने आएंगे, मैं लिख देता हूं 7 + 7 + 1। समझ रहे हो मेरे लालो, 7 + 7 + 1 इंटू इसका स्क्वायर, मतलब सेम 15 का स्क्वायर, कितने आएंगे, 225 केसेस ऐसे हैं जिसमें कि AD और BC दोनों इंडिविजुअली 0 हो जाएं और ताकि डिटरमिनेंट क्या हो जाए, हमारा 0 हो जाए। ठीक है, केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या हो जाए भाई, AD इक्वल टू BC हो लेकिन ये नॉन जीरो ना हो। अभी भी तो 0 की संभावना है भाई, AD का वैल्यू 5 आ जाए, BC का वैल्यू भी 5 आ गया, दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, तब भी तो हमारा डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसमें से भी सबसे फर्स्ट वाला पोर्शन में ले रहा हूं कि A और B और C और D हर एक वैल्यू क्या हो, 0 के बराबर हो। मैं ऐसा कर लेता हूं इसको बेटा, तो इसको बेटा मैं क्या कर लेता हूं, A इक्वल टू B इक्वल टू C इक्वल टू D, हर एक वैल्यू क्या हो जाए, इक्वल हो जाए और किसके बराबर हो, नॉन जीरो, लेकिन 0 नहीं हो। तो A का वैल्यू क्या हो सकता है, 3 5 7 11 13 17 19, मतलब 7 में से कोई सा भी हो सकता है।
बी भी क्या होगा, जब ए का वैल्यू 3 है तो बी का वैल्यू भी 3 है, सी का वैल्यू भी 3 होगा, डी का वैल्यू भी 3 होगा। तो टोटल केसेस कितने हैं भाई, 7 केसेज हैं इसके। ठीक है भाई, आ रही है बात समझ में, कितने केसेज हैं, 7 केसेज। ये सब के सब क्या हो, इक्वल हो, लेकिन जीरो के बराबर ना हो, क्योंकि जीरो वाला केस ऑलरेडी हमने कंसिडर कर लिया है। नेक्स्ट केस जो इंपॉर्टेंट केस है वो क्या है उसको समझना, और उसके लिए आपको ये जो नंबर है उसी हिसाब से सेलेक्ट किए गए, 2023 में जो पूछा गया क्वेश्चन उसमें उसी हिसाब से सेलेक्ट किए गए, ताकि आप केस नंबर 13, ये जो थर्ड वाला केस है, इसको सॉल्व कर पाएंगे। लिए आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा, ये जो नंबर्स हैं सारे के सारे सातों नंबर्स, हर एक नंबर क्या है, प्राइम है। 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, हर एक नंबर क्या है, प्राइम है, जीरो को छोड़कर। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि फैक्टर्स करने में आपको आसानी होगी कि एडी इक्वल टू, जैसे मुझे एडी और इक्वल टू बीसी करना है, सुनना भाई ध्यान से, एडी इक्वल टू बीसी करना है तो मैं कैसे कैसे कर सकता हूं। एग्जाम्पल के तौर पे ए को यदि मैंने 3 ले लिया, एग्जाम्पल के तौर पे ए को मैंने 3 ले लिया और डी को ले लिया 5। अब मेरी मजबूरी है कि ये जो बीसी है इसको भी मेरे को क्या लेना पड़ेगा, 3 इंटू 5 की फॉर्म में लेना पड़ेगा। हालांकि 3 इंटू 5 की जगह मैं 5 इंटू 3 कर सकता हूं, ये एक मेरे पास लिबर्टी जरूर है, लेकिन मैं और कुछ नहीं ले सकता। 7, 11, 13, 19 इनमें से किसी भी केस से ये एडी के इक्वल नहीं बनेगा। अब बात समझ रहे हैं, ये फायदा हुआ हमें प्राइम नंबर लेने का। अदरवाइज 2, 4, 6, 8 ये नंबर होते तो 4 दूनी 8 भी बन जाता है ना, 8 इंटू 1 ये भी 8 बन जाता। समझ पा रहे हैं, आपको मल्टीपल केसेस हो जाते हैं ना, इस कारण से प्राइम नंबर होने से ये वाला हमारा फायदा हो जाएगा। तो कैसे बनेंगे जरा देखना, 3 इंटू 5 है, ये 3 इंटू 5 है। अब इसके 4 कॉम्बिनेशन यदि आप समझ गए तो कैसे 4 कॉम्बिनेशन सर, 3, 5, यहां भी 3, 5, यहां 5, 3, लेकिन यहां 3, 5, यहां 5, 3 अगेन, यहां क्या हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, और यहां 5, 3 है, यहां 3, 5 हो जाएगा। मतलब कुल मिला के ये 4 तरीके से सोच सकते हैं, ये 3, 5, 5, 3, ये भी 3, 5, 5, 3, 4 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं इससे। कोई भी 2 नंबर मैंने चूज कर लिए, उसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन। तो पहले तो कोई भी 2 नंबर चूज करो, कैसे, 7C2, भाई 7 में से चूज करना। आप कहेंगे सर 0 में से क्यों नहीं चूज करें, क्योंकि 0 वाले सारे केस मैंने ऑलरेडी कंसीडर कर लिए हैं, इसलिए 0 को चूज ही नहीं कर सकता आप, है ना, 0 वाले ऑलरेडी केस कंसीडर हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो 7C2, इन सातों में से कोई से भी 2 नंबर मैंने चूज कर लिए, सपोज करो 3, 5, उसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे, 4 कॉम्बिनेशन बनेंगे। रीजन आपको समझ में आ रहा होगा, 4 कॉम्बिनेशन क्यों बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3, 5 के साथ 5, 3 भी हो जाएगा, यहां हमारा क्या 5, 3 के साथ 3, 5, और 5, 3 के साथ 5, 3। ठीक है, तो 7C2 इंटू 4 हमारे यहाँ पे केस बनेंगे। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना बनेगा, 7C2 मतलब 7 इंटू 6/2 मतलब 21, समझ गए, 21 इंटू 4 मतलब 84 केसेस इसके बनेंगे। ये सारे सारे पॉसिबल केसेस हमने निकाल दिए, तब की डिटरमिनेंट ऑफ हमारा क्या हो, 0 हो। अब हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था इनवर्टिबल मैट्रिसेस, हमें चाहिए था डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो चाहिए था। डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो केसेस कितने आएंगे, ए बी सी डी। ए के पास कितनी चॉइस है, टोटल में से 8 चॉइस है, बी के पास भी 8 चॉइस, सी के पास भी 8 चॉइस, डी के पास भी 8 चॉइस। तो टोटल केसेस कितने बनेंगे, 8 टू द पावर 4, माइनस में से ये वाले केसेस सब्ट्रैक्ट करेंगे। कौन कौन से हैं, 225, कौन कौन से केसेस है भाई, 225 प्लस 7 और प्लस 84, इसको हम क्या करेंगे, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे। समझ पा रहे हैं, कितना हो गया है, ये हो गया 309 और 7, 16, 316, और 8 का पावर 4 कितना होगा, 64 का स्क्वायर, 64 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3600 प्लस 480, मतलब कितना हो गया, 4080, 4000, 4096 माइनस 316, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1680, 3780। क्या आंसर आ जाएगा हमारा बेटा यहाँ पे, 3780 इसका आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल आपको इस तरह से पूछा गया था। ठीक है, क्या आंसर आएगा, वेरीफाई कर लेते हैं, 3780 हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं बेटा। यहाँ पे अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल लग सकता है आपको डिटरमिनेंट का है, मान भी सकते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि डिटरमिनेंट का है सवाल, लेकिन मैट्रिक्स जैसे कि शब्द यहाँ पे प्रयोग होगा ना, मैट्रिक्स, इसका आंसर मान रहे हैं मैट्रिक्स से रिलेटेड। भाई मैट्रिक्स बनानी है, उसका डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, मान सकते हो डिटरमिनेंट में भी इसको मान सकते हो आप, है ना। हमें एक मैट्रिक्स दे रखी है 3x3 ऑर्डर की, इस तरह से दे रखी है कि इसके जो एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो किसमें से आएंगे, या तो -1 होगा, या 0 होगा, या 1 होगा। तो क्या बोला गया, मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ पी, डिटरमिनेंट ऑफ पी की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो जाएगी।
तो हम जैसे मैनुअली इसको करना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि P जो है वो क्या बना सकते हैं, मैनुअली इसको करना चाहें तो क्या बना सकते हैं, जैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम किस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने 1 ले लिया, यहाँ पे 1 ले लिया और यहाँ पे 1 ले लिया। अब 1 के साथ मैं जब डिटरमिनेंट को सॉल्व करूंगा, पता है ना आपको, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करूंगा तो 1 के साथ क्या 1 इंटू 1, और यहाँ पे भी क्या जाए 1 इंटू 1 में क्या जाए नेगेटिव आ जाए, तो एक तरह से 1 और 1 ये ऐड हो जाएंगे ना, आप समझ रहे हो। मैं यहाँ पे 1 कर लूँ और यहाँ पे क्या कर दूं -1 कर दूं। जस्ट मैं रैंडम अपनी मर्जी से केस बना रहा हूँ, क्या संभावना है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू इसकी करने की, ठीक है। तो 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन होगा, 1 + 1 हो जाएगा इंटू 1, ओवरऑल कितना बन जाएगा 2 बन जाएगा, ठीक है। ओवरऑल क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। अब नेक्स्ट मुझे केस यहाँ पे क्या लेना है 1, इस तरह से सेट करना है, इसको इस तरह से सेट करना है ताकि ओवरऑल क्या बनाए हमें ओवरऑल क्या बने, हमें ये भी 2 बन जाए ताकि ऐड हो सके, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू करना है ना हमें। तो यहाँ पे लेकिन बीच वाले में नेगेटिव आता है तो अपनी मर्जी से एक नेगेटिव और लगा दो, है ना, ताकि वो पॉजिटिव बन जाए, ठीक हुई बात। अब देखना इस वाले के लिए सॉल्व करने के लिए क्या चाहिएगा, इस वाले को हटाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, समझ पा रहे हो, यहाँ से यहाँ तक हम इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो देखना बेटा क्या आएगा 1 इंटू 1, ये तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यहाँ पे भी हम क्या कर देंगे 1 कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस। समझ पा रहे हैं आप क्या कह रहा हूं मैं, ये मैं इसको इस वाले कॉलम को, इस वाले रो के और कॉलम को हटा के फिर एक्सपेंड करूंगा तो यहाँ पे आएगा 1 इंटू 1 और +1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा -1, तो अगेन क्या हो जाएगा 2 + 2 हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं, इसकी जो डिटरमिनेंट बन जाएगी एक तो बन जाएगी 2, नेक्स्ट में भी क्या बन जाएगी 2 बन जाएगी। हम जस्ट पॉसिबल केस ले रहे हैं अपनी मर्जी से रैंडम। अब यहाँ पे मैं थर्ड वाले को क्या कर सकता हूँ, थर्ड वाले को मैंने 0 कर दिया तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये 2 + 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। आप कहेंगे सर 0 क्यों कर रहे हो, 1 ही कर दो, लेकिन 1 कर दो -1 कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 इंटू 1 -1 क्या हो जाएगा, तो 0 बना, यहाँ पे मैं 1 रखूँ 0 रखूँ -1 रखूँ कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, यहाँ पे कुछ भी रख लो कोई इससे फर्क नहीं पड़ रहा, वैल्यू तो हमेशा कितनी आएगी इसकी 4 ही आएगी। आप कहेंगे सर आपको क्या पता, आप तो अपनी मर्जी से ले रहे हो, तो आप कोई भी कॉम्बिनेशन बैठा लो, इसका जो वैल्यू क्या बनेगा 4 ही बनेगा। आप चाहो तो कॉलम के थ्रू एक्सपेंड कर लो या चाहो तो रो के थ्रू एक्सपेंड कर लो, मैक्सिमम वैल्यू भाई हर एक जैसे पहला वाला मैंने पहला एलिमेंट लिया और इसको एक्सपेंशन लगाया है इसमें, तो इसका वैल्यू मैक्सिमम कितना ला सकता हूँ मैं, 2 ही तो ला सकता हूँ। ऐसे भी इसके साथ सेकंड वाले के साथ मैक्सिमम वैल्यू कितना ला सकता हूँ, 2 ला सकता हूँ, और जब दोनों 2 आ जाएंगे तो थर्ड वाला वैल्यू जो है ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, और आप कोशिश करोगे तो और नेगेटिव और बन जाएगा, 4 से भी कम आ जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू हम क्या रख सकते हैं इसकी 4 रख सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या रख सकते हैं इसकी 4 रख सकते हैं। हालांकि इसको करने का कुछ लोग और तरीका भी बताते हैं, वो तरीका भी मैं बता देता हूं यदि आपको ठीक लगे तो। वैसे सबसे बेस्ट तरीका यही है, इजीली आप इसको समझ जाएंगे, ठीक है। फिर मैं दूसरा तरीका और बता देता हूं, मेथड नंबर 2। काफी लोग क्या करते हैं कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ पी हम जो है अपनी मर्जी से मान लेते हैं, एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। कैसे कि A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 और C3, ठीक है। इस डिटरमिनेंट को हम सॉल्व करते हैं, फर्स्ट कॉलम की तरह हम इसको एक्सपेंड करेंगे, सॉल्व करेंगे तो बड़ी आसानी, जैसे A1 के साथ क्या जाएगा B2 C3 - B3 C2, तो जब इसको सॉल्व करेंगे कंप्लीट को तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो क्या बन जाएगी A1 B2 C3, पूरा कंप्लीट लिख रहा हूं मैं, A1 के साथ एक्सपेंड करूंगा A2 के साथ और A3 के साथ, पूरा कंप्लीटली मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो A1 B2 C3 प्लस A2 B3 C1 प्लस A3 B1 C2 माइनस ऑफ ओवरऑल को मैं सॉल्व करके लिख रहा हूँ, ओवरऑल सॉल्व करके यही आएगा, जल्दी से लिख रहा हूँ ताकि फालतू में आपको टाइम वेस्ट ना करना पड़े, है ना। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा A1 B3 C2, यहाँ पे बनेगा A2 B1 C3 और यहाँ पे बनेगा आपका क्या A3 B2 C1, A3 B2 C1, ठीक है। अब सुनना भाई ध्यान से बात, ये सपोज करो थोड़ी देर के लिए इसको लैम्डा मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको म्यू मान लो, ठीक है। यहाँ पे हर एक टर्म में A1 B1 C2 इस तरह से टर्म माने जो डिटरमिनेंट के अंदर या मैट्रिक्स के अंदर जो हमारे टर्म है वही वाले, है ना। अब मैं चाहूं तो लैम्डा का मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकता हूं, लैम्डा को मैक्सिमम करना है और म्यू को मिनिमम करना है मेरे को ओवरऑल का मैक्सिमम वैल्यू लाने के लिए, राइट। लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू ये सॉल्व करके यही आएगा डिटरमिनेंट को, है ना। लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू क्या कर सकता हूं मैं भाई, 1 1 1 हर एक एलिमेंट को ले लिया तो लैम्डा का मैक्सिमम वैल्यू, लैम्डा मैक्स जो आएगा वो कितना आएगा 3 आएगा। ऐसे ही म्यू मिनिमम जो आएगा, म्यू जो मिनिमम आएगा वो कितना आएगा बेटा -3 आएगा। तो ओवरऑल वैल्यू क्या आ सकता है 6 आ सकता है। देखो सर गलत हो गया ना आपका, पहले 4 निकाला था। तो देखो बेटा वाकई में संभव हो रहा है नहीं हो रहा, हमने तो इंडिविजुअली लैम्डा को देख लिया मैक्सिमम वैल्यू 3,
इंडिविजुअली म्यू को ले लिया, मिनिमम वैल्यू इसका कम से कम वैल्यू -1 से छोटा, मतलब -3 से छोटा नहीं आ सकता। अब देख लो वाकई में ये जो वैल्यू हम मान रहे हैं, लैम्डा का मैक्सिमम 3, म्यू का मिनिमम -3, वाकई में फिजिबल है या नहीं है, इस मैट्रिक्स के अंदर पॉसिबल है या नहीं है। तो जरा देखना, मेरे को इसको 3 बनाने के लिए हर एक को क्या होना पड़ेगा, 1 1 1 होना पड़ेगा। इधर क्या होना पड़ेगा, हर एक को -1 -1 -1 होना पड़ेगा, तभी तो -3 बनेगा, यहाँ +3 बनेगा। अब 1 1 1 ये है तो हर एक का मल्टीप्लीकेशन a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 हर एक का मल्टीप्लीकेशन, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे जब तीनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो सेम टर्म बनेगी ना, सेम टर्म बनेगी, कितना आएगा, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो ये तो संभव ही नहीं है। इसके हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करने पे a1 b1 a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 बनेगा, उसका वैल्यू 1 आ रहा है। हर एक टर्म को इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a1 a2 a3 वही सेम चीज बनेगा, b1 b2 b3 c1 c2 c3, उसका वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। तो ये तो संभव ही नहीं है। जो हमने 6 ये 3 और -3 सोचा था, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए 6 ऑटोमेटिकली आपका क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। आप बात समझ रहे हैं, समझ रहे मेरी बात। दूसरा केस क्या ले सकता हूं सर, आप सोचिए कि 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 भी तो हो सकता है, आप क्या पता 4 है, सही बात है, नेक्स्ट नंबर क्या हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन आप खुद सोचो, खुद सोचो, 5 यदि मुझे इसको बनाना है, क्या बनाना, मेरे को यदि 5 बनाना है, तो सपोज करो यदि मैं इसको 3 रख लेता हूं, इसको -2 रख लेता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, तो किसी ना किसी एक टर्म को तो 0 होना पड़ेगा ना। या तो ऐसा हो ये +3 और ये -2 फिर 5 बने, या ये +2 और ये -3 तब जाके 5 बने, यही संभावना है केवल आपके पास। तो मैं क्या कह रहा हूं, इसके लिए इनमें से कोई सा एक टर्म 0 होना पड़ेगा। जैसे सपोज करो ये 2 है और ये -3 है, यदि ये है 5 बनाने के लिए, 5 को मैं चेक कर रहा हूं, है ना, 5 को चेक कर रहा हूं, 6 तो पॉसिबल नहीं है, 6 तो हो गया कैंसिल, अब मैं 5 को चेक कर रहा हूं, तो 5 के लिए ये कॉम्बिनेशन देखने पड़ेंगे। तो जैसे मैं इसको 2 बनाता हूं तो किसी ना किसी एक टर्म को a3 b1 c2 में से या n में से किसी एक टर्म को 0 होना पड़ेगा, और वो 0 जो होएगा वो केवल यहां तक सीमित रहेगा, नहीं रहेगा। जैसे सपोज करो मैंने a3 को 0 कर दिया, तो a3 केवल यहां तक लिमिटेड नहीं है ना, वहां पे भी कहीं ना कहीं a3 अपीयर हो रहा है। जैसे ही a3 को मैंने 0 किया, इसको 2 को बनाने के लिए डेफिनेटली एक 0 और बन जाएगा वहां पे, तो वो उधर वाला -3 नहीं बन पाएगा। सेम इज द केस विद दिस थिंग कि 3 और -2 बना ले, पहले वाले में 3 बना ले, दूसरे वाले में क्या बना ले, -2 बना ले। -2 बनाने के लिए किसी ना किसी एक को 0 होना पड़ेगा। सपोज करो मैंने b1 को 0 कर दिया, तो b1 को 0 करते ही यहां पर भी उसका इफेक्ट आएगा। ठीक हुई बात। तो ये 3 और -2 का कॉम्बिनेशन या 2 और -3 कॉम्बिनेशन संभव ही नहीं है। 5 वाला ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन क्या बचता है, 4 बचता है। नेक्स्ट पॉसिबल ऑप्शन हमारा क्या बचता है, 4 बचता है, जो कि कैसे बन सकता है, 2 और -2 को लेके, या फिर 3 और -1 को लेके, या फिर 1 और -3 को लेके, कोई सा ही बन जाएगा। हमें उसमें इंटरेस्ट ही नहीं, क्योंकि हम तो ऑलरेडी 4 निकाल चुके हैं। आप बात समझ में आई, 6 और 5 हमारे इस तरह से कैंसिल हो जाएंगे और 4 हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बेटा। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है। MBA 3x3 इनवर्टिबल मैट्रिसेस, इनवर्टिबल मैट्रिसेस मतलब डिटरमिनेंट ऑफ M 0 नहीं है, ठीक है, विद रियल एंट्रीज एंड लेट I डिनोट द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। M इनवर्स के बारे में दे रखा है। M इनवर्स क्या है, एडजॉइंट ऑफ M। M इनवर्स क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ M दे रखा है। Then which of the following statement is or are always true? कौन सा स्टेटमेंट में से सही है, ठीक है। तो चेक करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। हमें केवल एक दो इन्फॉर्मेशन है, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ M 0 नहीं है, दूसरी इन्फॉर्मेशन है कि M इनवर्स का वैल्यू क्या दे रखा है, एडजॉइंट ऑफ M के बराबर दे रखा है। ठीक हुई बात। M इनवर्स इक्वल टू दे रखा है बेटा एडजॉइंट ऑफ M के बराबर दे रखा है। ठीक हुई बात। अब देखना, एक प्रॉपर्टी यदि आपको ध्यान हो तो मैं लगा रहा हूं उस प्रॉपर्टी को, एडजॉइंट ऑफ M इनटू एडजॉइंट ऑफ M इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ M इनटू I। सर ये क्या प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये है कि B इंटू एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ B इंटू I। ये तो पढ़ाई है आपने, A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I। ये तो बेसिक प्रॉपर्टी एडजॉइंट की, वही उसी प्रॉपर्टी को हमने एडजॉइंट ऑफ M मैट्रिक्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। देखना जरा सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं। एडजॉइंट ऑफ M इनटू ये जो चीज है इसकी जगह क्या लिख दूंगा मैं, M इनवर्स लिख दूंगा। समझ पा रही बात, ये क्या लिख देंगे, इसको हम M इनवर्स लिख देंगे।
नेक्स्ट देखना ये वाला क्या बन जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम, हम जानते हैं ये क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम का पावर n-1, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3 है, तो ये क्या हो जाएगा स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा i हो जाएगा। आ रही बात समझ में? अब ध्यान से देखना, यदि आपको पता हो, यदि आपको ध्यान हो तो एम इनवर्स जो होता है, एम इनवर्स जो होता है, खुद एम इनवर्स जो हम लिखते हैं बेटा, क्या लिखते हैं हम, एम इनवर्स क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ऐसे लिखते हैं ना। एम इनवर्स क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम। यहाँ से एडजॉइंट ऑफ एम का वैल्यू क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू एम इनवर्स इंटू एम इनवर्स, मतलब एम इनवर्स का एक तरह से स्क्वायर। आ रही बात समझ में? इक्वल टू यहाँ रह गया डिटर्मिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर इंटू आई रह गया। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट स्टेप में यदि इसको सॉल्व कर लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप में सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ एम रह जाएगा, क्या रह जाएगा, ओनली डिटर्मिनेंट ऑफ एम रह जाएगा, एम इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू क्या रह जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इंटू आई रह जाएगा। दोनों साइड का डिटर्मिनेंट ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ एम का क्यूब। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ एम जो मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा, एक तो 1 मिल जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से क्या कह सकता हूं मैं, एम इनवर्स का स्क्वायर इक्वल टू आई है, दोनों साइड मैंने एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, किससे मल्टीप्लाई कर दिया, एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एलएचएस में बन जाएगा आई, आरएचएस में हो जाएगा एम स्क्वायर। तो देखना जरा ध्यान से, एम स्क्वायर इक्वल टू आई, आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है आपको, एम स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये भी आपको क्लियर हुई बात। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा है, एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर इक्वल टू आई, ये वाला ऑप्शन देखना है। तो ये वाला ऑप्शन भी देख सकते हो, कैसे इस चीज को यहीं से यदि सॉल्व करना चाहो, इस एम इनवर्स का वैल्यू क्या लिखना चाहो, एडजॉइंट ऑफ एम अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम लिखना चाहो, तो ये एलएचएस में क्या बन जाएगा, एडजॉइंट ऑफ एम का होल स्क्वायर अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एम का क्यूब इंटू आई हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना है 1 है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आई के बराबर हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? ऑप्शन नंबर डी भी हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, सही आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सी डी सही हो जाएंगे हमारे। ठीक हुई बात? कैसे भी कर सकते हैं इसको हम अपनी मर्जी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल बेटा थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है और काफी बढ़िया सवाल है ना, ध्यान से हमें इसको करना है। 2019 में आ गया था ये सवाल। एम एक मैट्रिक्स हमको दे रखी है, अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स। ठीक है, इसको यदि हम चाहें एम इक्वल टू अल्फा आई प्लस बीटा एम इनवर्स है, अल्फा बीटा नंबर्स हैं, सिंपल स्केलर हैं, तो मैं चाहूं तो इसको एम से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूं, तो एलएचएस में हो जाएगा एम स्क्वायर, आरएचएस में हो जाएगा बेटा अल्फा आई इंटू एम करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू एम हो जाएगा आरएचएस, और प्लस क्या हो जाएगा बीटा एम इनवर्स इंटू एम, वो क्या हो जाएगा बीटा आई हो जाएगा। फर्दर इसको यहाँ पे लिख सकते हैं हम एम स्क्वायर माइनस अल्फा एम माइनस बीटा आई इक्वल टू 0, 0 माने वही नल मैट्रिक्स। अब यहां से मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं जो कि आपको काम आने वाला है, और क्या रिजल्ट लिख रहा हूं देखना भाई, कि अल्फा इक्वल टू मैं लिख रहा हूं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एम, और यहां से मैं माइनस बीटा इक्वल टू लिख रहा हूं डिटर्मिनेंट ऑफ एम। सर ये क्या, थोड़ा सा अजीब लगा, ये एक प्रॉपर्टी है जो कि शायद आपने कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली पढ़ी होगी, और वो क्या है, थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं। जैसे आपने आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर सुने होंगे, वैसे तो सिलेबस का हिस्सा नहीं है लेकिन उनका यूज कर सकते हैं हम। क्या है हमारे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स, ध्यान से देखना समझना भाई। जैसे कि हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस लेमडा आई इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं ना, है ना भाई। कोई मैट्रिक्स है हमारी ए बी सी डी, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए माइनस लेमडा, यहाँ पे बी ही है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे क्या आ जाएगा डी माइनस लेमडा, इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, और इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, लेमडा स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस डी इंटू लेमडा प्लस क्या आ जाएगा बेटा, ए डी माइनस बी सी आ जाएगा। अब बात समझ रहे हो, और इसको ये खुद मैट्रिक्स एम ही सेटिस्फाई करती है, एम स्क्वायर माइनस ऑफ ए प्लस डी इंटू एम प्लस ये क्या बन जाएगा भाई, ए डी माइनस बी सी, इंटू आई इक्वल टू 0। तो यहां से क्या पता लग रहा है, ये जो m का कोफिशिएंट है, जो कि यहाँ पे क्या था, माइनस अल्फा था, यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ ए प्लस डी, इसमें से माइनस हटा दूं तो ए प्लस डी क्या है, इस मैट्रिक्स m का क्या हो जाएगा, ट्रेस हो जाएगा।
यहाँ पे जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा आपका, जो आई का कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, AD माइनस BC, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ M के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 के लिए भी हम कर सकते हैं। ठीक है, जस्ट मैंने आपको बताया, ये हमें काम का नहीं था, मैं तो ये बता रहा था आपको अल्फा और बीटा यहाँ से डायरेक्ट हमारे पास पता लग जाएंगे। सर हमें ये पता ना हो तो क्या करेंगे, यदि हमें पता ना है, पता नहीं है, तो सिंपल हम क्या करेंगे, M स्क्वायर, ये जो M मैट्रिक्स दे रखी है इसको खुद M मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके M स्क्वायर लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे M लिखेंगे और यहाँ पे बीटा इंटू आई लिखेंगे, और दोनों साइड RHS में क्या है 0 0 0 है ना, दोनों साइड से कंपेयर करके हम अल्फा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, सेम ही आएगा जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक हुई बात। तो अल्फा इक्वल टू ट्रेस ऑफ M, यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई, साइन 4 प्लस कॉस 4। ठीक है भाई, आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 माइनस, क्या लिख सकते हो बेटा इसको, 1 माइनस हाँ, तो मैं बता रहा था इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बेटा, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं उसको मैनिपुलेट, ताकि मुझे अल्फा स्टार के बारे में पता लगाना, अल्फा स्टार क्या है, मिनिमम वैल्यू है, इस अल्फा की क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ताकि थीटा 0 से 2 पाई में बिलोंग करे। तो ये बेटा क्या हो जाएगा, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि क्या होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा होता है, साइन स्क्वायर 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे इसका मिनिमम वैल्यू लेना है, तो साइन स्क्वायर 2 थीटा को मैक्सिमम लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर 2 थीटा क्या होता है मैक्सिमम, 1 हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2, तो अल्फा स्टार यहाँ से जो आ जाएगा, अल्फा स्टार पूछा गया ना, अल्फा स्टार का वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगा, 1 माइनस 1 बाई 2, मतलब कितना आ जाएगा, 1 बाई 2 आ जाएगा मिनिमम वैल्यू। आ रही है आपको बात समझ में। सिमिलर में बीटा के बारे में पता लगाते हैं, माइनस बीटा इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ एम है, तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम, मैं डायरेक्टली बीटा ही लिख दूं, यहाँ से डायरेक्टली बीटा ही लिख दें यहाँ से हम, तो बीटा इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एम, डिटर्मिनेंट ऑफ एम निकालते हैं भाई, जरा देखना, साइन 4 कॉस 4 माइनस ऑफ 1 प्लस कॉस 4 इंटू माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है बात, जरा देखना, साइन स्क्वायर और एक और टर्म आएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर, एक टर्म और आएगी साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा भाई। ठीक हुई बात, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये साइन 4 कॉस 4 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। ठीक है, माइनस ऑफ साइन 4 कॉस 4 प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर और प्लस 2, मुझे क्या चाहिए, इसका भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो ये अंदर वाला जो पार्ट है नेगेटिव के अंदर ये क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। अब पता है साइन 4 कॉस 4 और साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर ये एक साथ मैक्सिमम होंगे, और कब होंगे, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर 2 थीटा बाय 2, समझ पा रहे हैं, साइन 2 थीटा बाय 2 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, इसको भी साइन 2 थीटा बाय 2 का होल 4 लिख सकता हूँ, जिसका मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा, साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगा 1 जाएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 2 का स्क्वायर, समझ पा रहे हैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो जाएगा 1 बाय 2 का पावर 4, और ये अंदर वाला मैक्सिमम होगा, तभी तो ओवरऑल क्या होगा, मिनिमम होगा। तो यहां से मैं कह सकता हूं, इधर की तरफ लिख देता हूं मैं, बीटा स्टार के बारे में यहां पे लिख देता हूं, है ना, बीटा स्टार, तो बीटा स्टार जो आएगा माइनस ऑफ बेटा क्या आएगा 1 बाय 2 का पावर 4 मतलब 1 बाय 16, 1 बाय 2 का स्क्वायर मतलब 4, और ये प्लस 2, ये हमारा बीटा स्टार का वैल्यू आ जाएगा। पूछा क्या गया आपसे, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार, इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 16 एलसीएम है 1 प्लस 4 प्लस 32, तो कितना 37 बाय 16, अल्फा स्टार प्लस बीटा स्टार पूछा गया, दिस प्लस दिस, इन दोनों का वैल्यू पूछा गया, दोनों को सॉल्व करेंगे तो 16 एलसीएम आ जाएगा, माइनस 37 प्लस 8 कितना हो जाएगा, माइनस 29 बाय 16 हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा भाई, माइनस 29 बाय 16 हमारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा, माइनस 29 बाय 16, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल जो है क्या कहता है बेटा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हमें क्या दे रखी है P1 P2 P3 इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी है, क्या दे रखी है
P1 P2 P3 P4 अप टू P6 तक इस तरह से मैट्रिक्स दे रखी है और एक मैट्रिक्स अलग से डिफाइन कर रखी है x इक्वल टू समेशन ऑफ पीके मतलब जनरल फॉर्म में P1 P2 P3 है ना, इनटू कोई मैट्रिक्स है बीच में और साथ में पीके ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन और इसका समीशन करना है 1 से 6 तक। ये हमारी कोई x मैट्रिक्स दे रखी है। pk transpose denote the transpose of the matrix pk, then which of the following options is or are correct, x वगैरह वगैरह ये सारे ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ठीक है, काफी लेंथी सवाल है, हमें ध्यान से करना होगा, थोड़ा सा मैनिपुलेशन लगाना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये सवाल होगा नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टफर कैटेगरी में आई विल पुट दिस क्वेश्चन, है ना, 2019 में ये क्वेश्चन आया था। कैसे करेंगे समझना भाई ध्यान से। सबसे पहले तो 2-3 बातें कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बोला गया है कि x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, x जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए क्या मान लो, अपनी मर्जी से इसको मान लो, क्या मान लो, q मान लो, थोड़ी देर के लिए इसको क्या मान लो, q मान लो। तो x का मैं ट्रांसपोज यदि यहाँ से लिखना चाहूंगा, क्या लिखना चाहूंगा बेटा, x का यदि मैं ट्रांसपोज यहाँ से लिखना चाहूंगा तो x का ट्रांसपोज क्या होगा, pk इंटू क्यू इंटू pk ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, pk इंटू क्यू इंटू pk ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, और इसका सिग्मा भी हो रहा है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं हो, तो समेशन में भी ट्रांसपोज तो ट्रांसफर हो जाता है ना एज इट इज। ठीक है भाई, तो जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या आएगा, रिवर्स हो जाता है ना, एबीसी का ऑर्डर सीटी बीटी एटी हो जाता है, तो इसका क्या होगा, पीके ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, पीके ट्रांसपोज का क्या हो जाएगा, होल ट्रांसपोज, मतलब ये पी अगेन आ जाए, पीके आ जाएगा अगेन, यहाँ क्या आ जाएगा, क्यू ट्रांसपोज, और यहाँ आ जाएगा पीके, मतलब यहाँ पे आ जाएगा समेशन के अंदर पीके इंटू क्यू ट्रांसपोज इंटू पीके। आ रही बात समझ में। अब जरा देखना, चूंकि इसके अंदर जो क्यू मैट्रिक्स हमने मानी अपनी मर्जी से, इसका ट्रांसपोज आप करके देखो, 213 फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम 213, फर्स्ट रो है 10, सेकंड रो है 102, सेकंड कॉलम है 102। ठीक हुई बात, समझ में आ रही है। थर्ड रो है 321, थर्ड कॉलम भी है 321, तो इसका ट्रांसपोज और खुद मैट्रिक्स आपस में बराबर हैं, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, पी के क्यू और पी के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा समीशन के साथ, मतलब किसके बराबर है, एक्स के बराबर। तो एक्स जो है हमारी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गई, ये वाली बात क्या है, सही है, एक्स हमारी क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये वाली बात क्लियर यहाँ पे जो है सही। ठीक है, अब बात आती है एक्स के बारे में, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, एक्स माइनस दिस, एक्स माइनस 30i वगैरह वगैरह, इस सब के बारे में पता लगाना। हालांकि ऐसा लग रहा है कि ये वाली चीज़ तो हो सकता है ये जो है आपस में कनेक्ट करें, लेकिन ठीक है, क्योंकि आई है यहाँ पे तो आई नहीं है, ठीक है, छोड़िए उस बात को, हम अपनी मर्जी से ज़्यादा सोच रहे हैं फालतू में। अभी तक यहाँ तक रहने दें, हमें डी ऑप्शन जो है हमारा जो है यहाँ पे करेक्ट हुआ है। अब हम एक्स को निकालने की कोशिश करते हैं, एक्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, और एक थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। एक्स को कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा सा मैनिपुलेशन हम यहाँ पे कर रहे हैं, जरा देखना, इधर की तरफ मैं कर दे रहा हूँ, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एक्स इंटू आर इक्वल टू समेशन पीके इंटू क्यू इंटू पीके ट्रांसपोज इंटू आर, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ लेट आर इक्वल टू क्या है, एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 1 वाली, आर क्या हमारी एक कॉलम मैट्रिक्स है 1 1 वाली, उसके साथ मैं इस पूरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक्स इंटू आर को। सर क्यों कर रहे हैं मल्टीप्लाई, क्या आपको इससे फायदा दिखाई दे रहा है, देखना अभी फायदा आपको नजर आएगा। जाते हैं वापस पीछे की तरफ, जैसे मान लो सपोज करो ये जो मैट्रिक्स है P1, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, खुद मैट्रिक्स यही हो जाएगी सेम, इसका मल्टीप्लाई यदि करोगे आप किसके साथ, कॉलम मैट्रिक्स R 1 1 1, कॉलम मैट्रिक्स हमने अपनी मर्जी से R क्या मानी, 1 1 1 मानी, लेट इसके साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 0 0, इसके साथ मर्ज होके क्या बन जाएगा, 1 ही बन जाएगा दोबारा, 0 1 0 भी इसके साथ मर्ज होके मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा, दोबारा 1, 0 0 1 मल्टीप्लाई होके दोबारा क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होने पे क्या बन जाती है, खुद आर मैट्रिक्स दोबारा बन जाती है। सेम गोज विद P2 आल्सो, P2 के साथ भी ट्राई कर सकते हो, इसका ट्रांसपोज ही क्या आएगा, खुद मैट्रिक्स यही आएगा। तो देखना जरा मल्टीप्लाई करके देखना, 1 0 0 को यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगेन 1 0 0 1, फिर दोबारा 1 1 0 1 0 एक बार, क्योंकि हर एक के साथ हर एक कॉलम हर एक रो के अंदर एक बार 1 आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई होकर इसके साथ क्या बन जाएगा, सेम मैट्रिक्स बन जाएगा। तो हम भी कह सकते हैं पीके ट्रांसपोज इनटू आर, ये जो है केवल किसके बराबर हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, चाहे आप P1 P2 P3 P4 P5 P6 कुछ भी आप यहाँ पे मैट्रिक्स ले लें। तो यहाँ से फायदा ये हो जाएगा, ये जो है खुद आर हो गया, तो Q और R दोनों को क्या निकाल सकते हैं, समेशन से बाहर निकाल सकते हैं, तो बेसिकली ये सिग्मा पी के हो जाएगा और बाहर क्या आ जाएगा, Q इंटू आर निकल जाएगा आपके पास।
समझ पा रहे हैं, क्यू इंटू आर निकल जाएगा। और समीशन पी के कर वो तो हम कर ही सकते हैं, समीशन पी के इन सब का समीशन। तो देखना पहले वाले के अंदर क्या आएगा 1, यहाँ पे 1 1 1 2, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, तो क्या आएगा 2 आ जाएगा पहले वाले एलिमेंट। सेकंड देखना ये 0 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 1 है, ये 0 है, 0, तो मतलब 2 बार 1 1 1 आ रहा है। ठीक है, तो लिख देते हैं इसको, क्या जा रहा है यहाँ पे ये चीज 2 2 2, यहाँ पे भी 2 2 2 सिमेट्रिकली, यहाँ पे भी 2 2 2। ठीक है, और यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारा क्यू आर बच जाएगा। अब क्यू आर खुद को भी सॉल्व करके देख लो, क्यू ये है, आर 1 1 1 है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 3 को 1 1 1 से क्या आएगा 6, अगेन 1 0 2 को अगेन करेंगे क्या आएगा 3 3 2 1 करेंगे क्या आएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। तो इसको भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या 6 3 और 6, इस तरह से यहाँ पर लिख सकते हैं। किसका वैल्यू आया हमारे पास x इंटू आर का वैल्यू हमारे पास आ गया। आई बात समझ में, x इंटू आर का वैल्यू हमारे पास आ गया। ठीक है, x इंटू आर, यहाँ से चाहे तो हम 2 बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ से चाहे तो 3 बाहर निकाल सकते हैं। बाहर आ जाएगा किसके बराबर 6 आ जाएगा बाहर, समझ पा रहे हैं। अंदर है 1 1 1, ठीक है बात वाले को, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 1 और 2। क्या फायदा हुआ, कोई विशेष फायदा तो लग नहीं रहा इससे। देखते हैं ये वाले ऑप्शन हमारे क्लियर हो रहे नहीं हो रहे। जैसे कि पहला वाला ये ऑप्शन दे रहा है, क्या बोल रहा है ये x इंटू 1 1 1, क्या x इंटू 1 1 1 इक्वल टू अल्फा इंटू 1 1 यदि है तो हमारे पास क्या होगा, अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। x इंटू 1 1 1, यहाँ पे अल्फा इंटू 1 1 1 यदि है तो अल्फा का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए 30 के बराबर होना चाहिए। देखते हैं ये वाली चीज वाकई में सही आती है या नहीं आती है, देखते हैं भाई एक बार इसको। तो x इंटू आर क्या है 1 1 1 ही है, ठीक है। 6 इंटू, इसको क्या करें मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, तो जरा देखना 1 1 1 किसके साथ आएगा 2 1 2, 2 1 2 मतलब कितना आ जाएगा 5, 1 1 1 अगेन 2 1 2 के साथ ये दोबारा 5, ये 2 1 2 के साथ दोबारा 5, तो क्या आ जाएगा जो हम सोच रहे हैं वही आ जाएगा ना 30 इंटू 1 1 1। तो बिल्कुल सही बात है, अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 के बराबर हमारा हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन, कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ये वाला ऑप्शन एकदम सही है। क्या है वाला ऑप्शन, एकदम सही है। x माइनस 30i इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स, क्या बोला क्या है x माइनस 30i क्या होना चाहिए, इनवर्टिबल मैट्रिक्स होना चाहिए। मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस 30i क्या होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। कैसे पता लगाएंगे, चेक करते हैं x माइनस 30i के फॉर्म में। देखना भाई ध्यान से, ये x इंटू दिस ये फॉर्म में आया। हाँ तो बेटा देखना भाई x माइनस इसको यदि हम सॉल्व करते हैं x इंटू 1 1 1 या 30 इंटू 1 1 1, अल्फा इक्वल टू 30 हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर उठा के ले आते हैं और क्या कर लेते हैं, इस 1 1 1 को कॉमन ले लेते हैं, तो x माइनस 30i बचेगा और साथ में क्या बचेगा 1 1 1 इक्वल टू 0, 0 माने नल मैट्रिक्स एक तरह से, है ना। ठीक है, तो एक तरह से एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन में क्या बन गया, आरएचएस में क्या बन गया 0 0 0, समझ गए ना, होमोजेनियस इक्वेशन बन जाएंगी। और एलएचएस में क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा 1 1 1 ये सॉल्यूशन भी है, तो इसका मतलब x माइनस 30i को 0 होना पड़ेगा। तो ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नहीं हो सकती, नॉन इन्वर्टिबल आ गई है, नॉन इन्वर्टिबल आ गई। ठीक है बात, क्या आ गई है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स हमारे पास आ गई। ठीक है, चलिए, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, सी और डी सही हो गया, ए रॉन्ग हो गया। अब बात है बी की। बी के बारे में पता लगना, सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ एक्स इज 18। एक्स जो हमारी मैट्रिक्स थी इसकी डायगोनल एंट्रीज का समीशन पूछा गया, मतलब एक तरह से ट्रेस ऑफ एक्स पूछा गया हमें। क्या पूछा गया है, ट्रेस ऑफ एक्स आपको पूछा गया है। तो ट्रेस ऑफ एक्स क्या होगा, समीशन कर दूंगा मैं, समीशन ऑफ मतलब ट्रेस ऑफ, ये जो समीशन है समझ पा रहे हैं, समीशन के अंदर क्या है पीके क्यू इंटू पीके ट्रांसपोज। आपको पता है ट्रेस की एक प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस के अंदर ऑर्डर की स्विचिंग हो सकती है, मतलब ट्रेस ऑफ ए बी ट्रेस ऑफ बी के बराबर होता है, ट्रेस ऑफ ए बी सी बी ए कर सकते हैं, सी ए बी कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैं ऑर्डर की स्विचिंग ऐसे कर रहा हूं, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं क्यू इंटू पीके ट्रांसपोज। आ रही बात समझ में। अब एक खास बात आपको पता लगेगी अब यहाँ पे कि पीके इंटू पीके ट्रांसपोज, P1 P2 P3 P4 P5 P6 कोई सी मैट्रिक्स चूज कर लें, तो पीके इंटू पीके ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, आई के बराबर निकलेगा। पीके इंटू पीके ट्रांसपोज का जो वैल्यू है वो क्या निकलेगा, आई के बराबर फॉर एनी मैट्रिक्स P1 P2 P3 अप टू P6। तो यहां से जो इसका वैल्यू है ये क्या आ जाएगा, आई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो क्यू इंटू आई क्या हो जाएगा, ओनली क्यू हो जाएगा ट्रेस ऑफ सिग्मा क्यू।
सिग्मा क्यू सेम बार रिपीट करेंगे तो ट्रेस ऑफ 6 इंटू क्यू, तो बेसिकली 6 टाइम्स ऑफ ट्रेस ऑफ क्यू हमारा आंसर यहां पर होना चाहिए। ट्रेस ऑफ क्यू कितना है, क्यू जो मैट्रिक्स है वो हमने क्या मानी थी 2 + 0 + 1, तो मतलब कितना है 3, तो 6 × 3 हमारा आंसर 18 यहाँ पर आ गया। ऑप्शन नंबर बी भी जो है कंप्लीटली सही है, तो ऑप्शन नंबर बी, सी और डी हमारे तीनों आंसर हो जाएंगे। ठीक है, काफी लेंदियर सवाल भी है, हर एक ऑप्शन को वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा टफर कैटेगरी में आप इसको सवाल को जो है मान सकते हैं। इस तरह से हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला सवाल क्या कहता है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कहता है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M, let determinant of M denote the determinant of M, ऑब्वियसली मतलब इस साइन का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ M है। ठीक है, let I be the 3x3 identity matrix, let E and F be two 3x3 matrices such that I minus EF is invertible। I minus EF जो एक मैट्रिक्स है वो इन्वर्टिबल है, साथ में दे रखा है कि G = I minus EF का इनवर्स, मतलब जो I minus EF जो इन्वर्टिबल है उसका इनवर्स जब निकालेंगे तो वो G के बराबर आ रहा है, ऐसा सवाल बोलता है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट इनमें से सही है। चेक करते हैं कि स्टेटमेंट को समझते भाई ध्यान से। ठीक है, I minus EF का इनवर्स, मैं इसको G को दोनों साइड I minus EF से मल्टीप्लाई यदि करता हूं तो देखना भाई क्या आएगा, ये बन जाएगा नहीं बन जाएगा, I बन जाएगा नहीं बन जाएगा, या फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूं I minus EF, I minus मतलब ए बी ए इनवर्स इक्वल टू आई या ए इनवर्स ए इक्वल टू आई, एक ही बात है ना, तो आई माइनस ई एफ इंटू जी, एक ही बात है, ऐसा लिख सकता हूं। फर्दर इसको यदि हम सॉल्व करना चाहें यहां से तो देखना जरा क्या निकलेगा, जी माइनस जी ई एफ इक्वल टू आई इक्वल टू जी माइनस ई एफ जी। तो यहां से क्या पता लगा है, यदि मैं फर्स्ट और थर्ड वाले को ले लेता हूं लास्ट में, तो जी ई एफ इक्वल टू ई एफ जी आपके पास आ जाएगा। जी ई एफ क्या आ जाएगा, ई एफ जी के बराबर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी तो डायरेक्टली सही हो गया, जी ई एफ जी के बराबर आपके पास आ गया। ऑप्शन नंबर ई तो डायरेक्टली सही हो गया, ऑप्शन नंबर सी तो डायरेक्टली सही हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को भी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए को भी हम जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखना भाई ध्यान से, आई माइनस एफ ई है ना, आई माइनस क्या है एफ ई है, और साथ में क्या है एफ जी ई का डिटर्मिनेंट आई माइनस एफ ई, साथ में इसको चलो पहले बी और डी इन ऑप्शन को देखते हैं। आई माइनस एफ ई, हर एक में आई माइनस एफ ई जरूर आ रहा है, हर एक के अंदर आई माइनस एफ ई हमारे पास जरूर से जरूर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, तो देखते हैं, मैं बी ऑप्शन और डी ऑप्शन सेम टाइप के से लग रहे हैं, इसलिए मैं अपनी मर्जी से क्या चूज कर रहा हूँ, आई माइनस एफ ई, इसको सॉल्व करने के लिए आई प्लस एफ जी ई से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भाई, और चेक कर रहा हूँ वाकई में आई के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पहले तो आएगा आई स्क्वायर मतलब आई हो जाएगा एफ ई इंटू आई, मतलब सिंपल एफ ई के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आएगा भाई, आई को किससे मल्टीप्लाई होगा हमारा एफ जी ई से, तो ये सिंपल आ जाएगा एफ जी ई माइनस यहाँ पे क्या आएगा बेटा एफ इंटू ई, एफ इंटू ई इंटू एफ इंटू जी इंटू ई, एफ ई इंटू एफ जी ई। ठीक है भाई, अब यहाँ पे जो जी है बेटा, ये जो जी है, ये जो जी है हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास क्या चीज है, जी माइनस क्या है, जी माइनस जी ई एफ इक्वल टू आई। ठीक है, तो देखना बेटा यहाँ पे जी का वैल्यू हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, या जी ई एफ का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, हाँ जी ई एफ या फिर ई एफ जी, ई एफ जी का वैल्यू जी माइनस आई। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे क्या कह सकते हैं, ये जो g माइनस जी ई एफ इक्वल टू दिस है, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ से ई एफ जी जो है ना, मैनिपुलेट करना है हमें, ई एफ जी का वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से g माइनस आई लिख सकते हैं। ई एफ जी का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, g माइनस आई लिख सकते हैं ना, यहाँ से g माइनस आई मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, बाकी एज इट इज, बाकी में कोई चेंज नहीं, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई और ये माइनस के साथ। ठीक है, सॉल्व करते हैं, आई माइनस एफ ई प्लस एफ जी ई माइनस एक तक क्या बचेगा, एफ जी ई, ये खुद भी एफ जी ई है,
नेक्स्ट क्या बचेगा यहां से, एफ इंटू ई प्लस, कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, किसके बराबर आ गया है, आई के बराबर आ गया। ऑप्शन नंबर बी सही हो गया, और जब ऑप्शन नंबर बी सही है तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हो ही गया, क्योंकि यहाँ पे तो यही तो डिफरेंस है, प्लस का डिफरेंस है ना, माइनस और प्लस का। सेम सिचुएशन बनेगी, यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेम सिचुएशन बनेगी, और यहाँ पे ये साइन स्विच हो जाएंगे तो ये आई के बराबर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया, बी ऑप्शन हमारा सही हो गया, सी ऑप्शन भी हमारा जो है सही हो गया था। अब बेटा ऑप्शन नंबर 1 बचा है, ए बचा है हमारे पास। ऑप्शन नंबर ए के लिए देखना बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसी आई माइनस एफ ई इंटू आई प्लस एफ जी इक्वल टू आई को थोड़ा सा मैनिपुलेट और कर रहे हैं हम। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। आज देखिए भाई हमारे पास रिक्वायरमेंट है आई माइनस एफ ई और एफ जी, इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट है, तो केवल मैं इसको ही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, है ना। तो देखना भाई इसको क्या लिख रहे हैं हम, नेक्स्ट स्टेप में इसको मैं लिख रहा हूँ आई माइनस एफ ई इंटू एफ जी ई। नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा, नेक्स्ट पोर्शन क्या आएगा, आई इंटू आई माइनस एफ ई, मतलब ओनली आई माइनस एफ ई, और इसको आरएचएस में ले जाते हैं तो आई से आई कैंसिल हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, एफ ई के बराबर हो जाएगा। अब देख सकते हैं यहां से जब ये बराबर आ गया तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट भी आपस में क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए भी हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही हो जाएगा। आ रही बात समझ में, क्लियर है कैसे हम ऑप्शन नंबर ए बी और सी को यहाँ पर जो है सही करेंगे। ठीक है भाई, थैंक यू। तो ये थैंक यू क्यों बोल रहा हूँ यार, दिमाग की काम नहीं कर रहा। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव ऑन करते हैं, इसके बाद अगले सवाल मूव ऑन करते हैं। इसका आंसर वेरीफाई कर लेते हैं बेटा एक बार। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बी और सी इसका आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास नेक्स्ट दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2019 में आया हुआ ये वाला सवाल भी। m इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, एडजॉइंट ऑफ m दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। m एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसी का एडजॉइंट ऑफ m दे रखा है। ठीक है, a एंड b आर रियल नंबर्स विच द फॉलोइंग ऑप्शंस आर इज और आर करेक्ट। इनमें से कौन से ऑप्शन जो है हमारे सही है। ठीक है भाई, देखते हैं एक एक ऑप्शन को, समझते हैं ध्यान से। एम और ये एडजॉइंट ऑफ एम, अब हम जानते हैं एम और एडजॉइंट ऑफ एम आपस में कनेक्टेड होती हैं, आपस में कनेक्टेड होती हैं। कैसे कनेक्टेड होती हैं कि एम जो मैट्रिक्स है उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स, उसके करस्पॉन्डिंग कॉलम्स का वैल्यू निकालने से जो बनी हुई मैट्रिक्स है उसका क्या लिया जाए, यदि ट्रांसपोज लिया जाए तो हमारी जो मैट्रिक्स बन के आती है वो क्या बन के आती है, एडजॉइंट ऑफ एम बन के आती है। तो देखना जरा 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 देखना भाई, जीरो जैसे फर्स्ट वाला एलिमेंट ये जीरो है, जीरो का जो है CIJ कितना आएगा, 2 इंटू 1 माइनस 3 इंटू बी, मतलब 2 माइनस 3 भी आएगा। वो किसकी जगह आना चाहिए, -1 की जगह आना चाहिए। तो मैं यहां से कह सकता हूं ये जो एलिमेंट है हमारा क्या आना चाहिए, 2 माइनस 3b किसके बराबर होना चाहिए, यहां से -1 के बराबर होना चाहिए। आ रही है आपको बात समझ में, 2 माइनस 3b किसके बराबर होना चाहिए, -1 के बराबर होना चाहिए। इन द सिमिलर वे, इन द सिमिलर वे यदि मुझे ये तो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, मेरे को बी के बारे में पता लग जाएगा, बी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यदि मुझे ए के बारे में पता लगाना है, किसके बारे में पता लगाना है, यदि मुझे ए के बारे में पता लगाना है तो जरा देखना मेरे पास ए के बारे में हम कैसे पता लगाएंगे। यदि मैं 3 एलिमेंट की बात करूं, 3 एलिमेंट का कोफैक्टर, 3 एलिमेंट का जो है कोफैक्टर कितना आएगा, 3 माइनस 2a। 3 एलिमेंट कोफैक्टर कितना आएगा, 3 माइनस 2a। वो करस्पॉन्डिंगली किसके बराबर होना चाहिए, ये जो है यहाँ के इक्विवेलेंट नहीं आएगा, यहाँ के इक्विवेलेंट आएगा, क्योंकि इसमें ट्रांसपोज लिया जाता है ना इस कारण से। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये भी हमारा -1 के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो पहली बात तो a प्लस बी इक्वल टू क्या हो गया, 3 हो गया। कैसे निकाला हमने, आपस में इस m से इसकी एडजॉइंट निकालने का जो कंपैरिजन है उनमें से सेलेक्टेड अपनी मर्जी से 1-2 एलिमेंट हमने चूज करें और इसको बराबर किया है। समझ गए, CIJ हमने बराबर करें एक तरह से, CIJ कोफैक्टर्स। ठीक है भाई, नेक्स्ट अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ वगैरह में इनमें क्या कनेक्शन होगा। जरा देखना ऑप्शन नंबर बी को यदि हम समझते हैं, ऑप्शन नंबर बी इधर लिख लेता हूं, ऑप्शन नंबर बी को, है ना भाई, डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर। तो डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर बेसिकली क्या आएगा, एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर का होल डिटरमिनेंट। एडजॉइंट ऑफ एम स्क्वायर का डिटरमिनेंट जो है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर के डिटरमिनेंट का पावर n-1 मतलब पावर 2, ऑर्डर 3 है ना, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 81 होना चाहिए। तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ m जो है वो क्या आना चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ m क्या आना चाहिए हमारे पास, 3 के बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 3 के बराबर आना चाहिए। तो जरा देख लो डिटरमिनेंट ऑफ m यहाँ से 3 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ m 3 के बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है, यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं डिटरमिनेंट ऑफ m को। देखना बेटा, तो फर्स्ट वाले रो से ही कर लो, पहला वाला तो 0 आ जाएगा, नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 1 के साथ यदि इसको सॉल्व करेंगे क्या आएंगे, 1 के साथ सॉल्व करेंगे क्या आएगा, ये हमारा बन जाएगा भाई क्या,
1 माइनस 9 मतलब -8 इंटू इसको 1 में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा तो +8 हो जाएगा, प्लस ए के साथ क्या आएगा भाई, ए के साथ आएगा b माइनस 6, बी कितना है 1, तो 1 माइनस 6 मतलब -5, -5 इंटू ए मतलब -5 इंटू 2, तो ये कितना आ जाएगा भाई 8 माइनस 10 मतलब कितना आ जाएगा -2 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी तो जो है हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। डिटर्मिनेंट ऑफ एम कितना आया -2, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। ठीक है भाई, नेक्स्ट वाला देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या कहता है। एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स इक्वल टू किसके बराबर होगा, -m के बराबर होगा। एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स प्लस एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स किसके बराबर होगा, -m के बराबर होगा। वेरीफाई करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर सी को समझते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर सी को कैसे करेंगे, एडजॉइंट ऑफ एम का इनवर्स अब हम जानते हैं खुद एडजॉइंट ऑफ एम क्या होती है। एडजॉइंट ऑफ ए मतलब किसी भी चीज का इनवर्स, ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो हमारा जो एडजॉइंट ऑफ ए है वो बेसिकली क्या है, ए इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये जो एडजॉइंट ऑफ एम है बेसिकली ये क्या है, एम इनवर्स इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ एम, और इसका क्या लिखना है आपको, इनवर्स लिखना है। ठीक हुई बात। प्लस सिमिलर वे में एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ एम इनवर्स ये क्या है भाई, डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स इनटू एम इनवर्स का इनवर्स। समझ पा रहे हैं हमने क्या लगाया, एम इनवर्स का इनवर्स। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहां से जो डिटर्मिनेंट ऑफ एम है वो क्या आएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम के फॉर्म में बाहर आ जाएगा। ठीक है भाई, एम इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओनली एम हो जाएगा। ये क्या है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम है ही है, एम इनवर्स का इनवर्स क्या हो जाएगा, ओनली एम हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, तो 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम मतलब माइनस ऑफ, समझ पा रहे हैं, मैं लिख देता हूं एक बार, 2 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये एम के बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ एम -2 के बराबर है, तो ओवरऑल -m बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है एकदम। ठीक है, डी ऑप्शन देख लेते हैं, थोड़ा सा इक्वेशन से रिलेटेड है इसलिए मैंने इसके लिए पहले ही स्पेस यहाँ पे छोड़ा है। m इंटू अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 1 2 3, m इंटू एक कॉलम मैट्रिक्स है और इक्वल टू क्या है 1 2 3 है। देन बोल रखा है अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा इक्वल टू किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। अब क्या हम डायरेक्टली बोल सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं बोल सकते, m को इसके साथ मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। तो 0 1 a, इसको होगा मल्टीप्लाई किससे, अल्फा बीटा गामा से। तो पहले क्या आएगा 0 प्लस बीटा, 0 प्लस बीटा प्लस ए गामा, 0 प्लस बीटा प्लस ए गामा। ए कितना है भाई, अभी निकाला था ना 2, तो बीटा प्लस 2 गामा इक्वल टू 1। हम मैट्रिक्स बना रहे, इसमें इक्वेशन बना रहे हैं इसकी 1 2 3, मतलब कि अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 3 गामा इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 के बराबर। नेक्स्ट डी ऑप्शन के बारे में बात चल रही है पूरी पूरी, है ना। नेक्स्ट आएगा 3b1 मतलब 3 अल्फा प्लस b बीटा, 3 अल्फा प्लस b इंटू बीटा, b कितना है 1 इंटू बीटा प्लस 1 इंटू गामा मतलब गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है और इसके ऊपर हमें कमेंट करना है कि ये वाकई में सही आ रहा है या नहीं आ रहा। अल्फा माइनस बीटा प्लस गामा के बारे में कमेंट करना है। ठीक है, सॉल्व करना ही पड़ेगा मेरे ख्याल से, और तो कोई हमारे पास तरीका यहाँ पे लग नहीं रहा है। चाहे तो यहाँ से डिफरेंस ले लेंगे यदि इन दोनों का, तो क्या आ जाएगा 2 अल्फा, अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 गामा आ जाएगा, अल्फा माइनस बीटा और प्लस 2 गामा आ जाएगा। मेरे ख्याल से सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन तो है नहीं है इनको। ठीक है भाई, तो कैसे करें सॉल्व, मेरे ख्याल से मैनुअली सॉल्व करना ही पड़ेगा, कोई फायदा है नहीं, है ना। तो यहाँ से बीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 1 माइनस 2 गामा, है ना। बीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 गामा, बीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 गामा रखेंगे, बीटा का वैल्यू क्या रखेंगे 1 माइनस 2 गामा यहाँ पर रखेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस ये हो जाएगा 2 माइनस 4 गामा प्लस 3 गामा मतलब 2 माइनस गामा इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ से बीटा का वैल्यू 1 माइनस 2 गामा रखा तो ये हो जाएगा 1 माइनस गामा ओनली, तो 3 अल्फा प्लस 1 माइनस गामा इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ से मिल गया हमारे पास क्या, अल्फा माइनस गामा इक्वल टू 0 मतलब अल्फा इक्वल टू गामा मिल गया। बहुत बढ़िया।
है ना, और अल्फा इक्वल टू गामा यदि है तो ये हो गया 2 अल्फा इक्वल टू 2, मतलब अल्फा इक्वल टू 1, अल्फा इक्वल टू 1 आ गया। अल्फा इक्वल टू 1 है तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। बीटा इक्वल टू कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या आ जानी चाहिए, 1 माइनस ऑफ -1 प्लस 1 इक्वल टू 3। ओवरऑल कुल मिला के अल्फा बीटा गामा को सॉल्व करना है और इसका जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये भी हमारा एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए सी डी हमारे करेक्ट है, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं बेटा क्या हमारा जो है वैल्यू इसका बन रहा है। ऑप्शन नंबर ए सी डी हमारे करेक्ट आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल जो है क्या कहता है, थोड़ा सा डिफरेंट है और मेरे ख्याल से आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा आसान सवाल है। डिटरमिनेंट में भी कंसीडर कर सकते हैं आप इस सवाल को, क्रैमर रूल वगैरह कैसे भी कर सकते हैं। फॉर ए रियल नंबर अल्फा इफ द सिस्टम दिस ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन देन 1 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू, इसका वैल्यू हमारे पास क्या होगा। इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन होने चाहिए तो सबसे पहला काम क्या होना चाहिए इसका, यदि हम क्रैमर रूल के थ्रू सोचें तो डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हर एक वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो उसमें सबसे पहले डेल्टा को सॉल्व करते हैं, है ना, डेल्टा को सॉल्व करते हैं। डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हर एक क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और डेल्टा को 0 करते हैं, फर्स्ट में क्या लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू 0 लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या हमारे पास बनता है। ठीक है, क्या हमारे पास बनता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा देखना, इसका एक्सपेंशन कर देते हैं। इसके साथ क्या आएगा, 1 के साथ क्या बनेगा भाई, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, माइनस अल्फा के साथ क्या बनेगा, माइनस अल्फा के फर्स्ट कॉलम के फर्स्ट रो के थ्रू एक्सपेंड कर रहा हूं मैं ना। अल्फा के साथ क्या बनेगा भाई, अल्फा माइनस अल्फा क्यूब प्लस नेक्स्ट अल्फा स्क्वायर के साथ क्या बनेगा बेटा, अल्फा स्क्वायर के साथ क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर। बहुत बढ़िया, सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा 4 इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब कि अल्फा की दो वैल्यू आ गई, एक तो 1 और एक -1। एक अल्फा की वैल्यू आई है 1, एक आई है -1। कौन सी एक्सेप्ट करें, कौन से पे क्या सिचुएशन हो रही है। अब एक तरीका तो ये दिखता है कि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 हर एक निकालें, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर है। तो एक बार इक्वेशंस की शकल को देख लो, इक्वेशन बन क्या रही है। जैसे अल्फा इक्वल टू 1 पे जो इक्वेशंस बनेंगी वो क्या बनेंगी, 1 पे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, समझ पा रहे हैं, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। अल्फा इक्वल टू 1 पे ये सेकंड वाला क्या बनेगा, वही सेम x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, -1। नेक्स्ट वाला आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू क्या आ गया, 1 आ गया। तो ये तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई इक्वेशन, तो ये इक्वेशन तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गई ना। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 भी है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -1 भी है, ये तो संभव ही नहीं है। तो इसमें तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं आए, ये तो नो सॉल्यूशन है। इसमें यदि आप जाके सॉल्व करोगे इसको तो डेफिनेटली डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 में से कोई ना कोई सा एक, या हो सकता है 2, या हो सकता है तीनों नॉन जीरो निकल आएंगे। हो गया ना आसान सी कैलकुलेशन ये। ठीक है, तो ये वाला कैंसिल हो गया। नेक्स्ट चेक फॉर किसके लिए, अल्फा इक्वल टू -1 के लिए चेक करते हैं। अल्फा इक्वल टू -1 पे क्या बनेगा, यहाँ पे 1 -1 1, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 आएगा। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, -1 1 और 1 माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड, माइनस एक्स प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू कितना आएगा भाई, -1 आ जाएगा। नेक्स्ट आएगा 1 -1 और 1, मतलब x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। ये बिल्कुल इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाली सिचुएशन बन रही है। x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यहां पे भी सेम है, माइनस कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, यहां पे भी x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1। तो इसमें है आपके इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अल्फा इक्वल टू -1 सेलेक्ट हो गया हमारे पास, अल्फा इक्वल टू -1 है। ये वाला सेलेक्ट होने के बाद यहां से वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 1 -1 प्लस -1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, 1 के बराबर ओवरऑल वैल्यू हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बात, ओवरऑल वैल्यू कितना आ जाएगा इसका, 1 के बराबर आ जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, अगले सवाल पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्या कहता है हमारा, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का सवाल है, हो सकता है थोड़ा लेंथी भी बने। x बिलोंग्स टू r है, x कोई रियल नंबर है, p कोई मैट्रिक्स है हमारी, q कोई मैट्रिक्स दे रखा है हमें, है ना। r इक्वल टू एक मैट्रिक्स दे रखी है, p q p इनवर्स, p q p इनवर्स की फॉर्म में मैट्रिक्स दे रखी है। बोल रखा है x इक्वल टू 1 के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर अल्फा i कैप बीटा j कैप गामा k कैप फॉर व्हिच r इनटू दिस इक्वल टू 0। ऐसे ऑप्शन नंबर बी के बारे में बोल रखा है कि देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x सच दैट p q इक्वल टू q p। थर्ड वाला दे रखा है लेट आर डिटरमिनेंट ऑफ आर इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ दिस प्लस 8, और डी ऑप्शन दे रखा है यदि x इक्वल टू 0 है तो r इंटू दिस इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा,
6 इंटू दिस के बराबर हो जाएगा, 6 इंटू दिस के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से हमें आर निकालने की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे आर निकालना ही पड़ेगा। उसके पहले हम क्या कर लेते हैं, x इक्वल टू 1 के लिए आर इंटू दिस, तो पहले एक बार डिटर्मिनेंट ऑफ आर निकाल लेते हैं यहाँ से। यदि मैं यहाँ से इसको सॉल्व करना चाहूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ आर क्या आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ p डिटर्मिनेंट ऑफ q और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ p, मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ q के बराबर ही आ जाएगा मेरा डिटर्मिनेंट ऑफ r। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ r इक्वल टू किसके बराबर है, डिटर्मिनेंट ऑफ q के बराबर है। डिटर्मिनेंट ऑफ q कैसे निकालेंगे, सेकंड वाली रो के थ्रू एक्सपेंशन कर दें, 4 के थ्रू, तो क्या बन जाएगा भाई जरा देखना, 12 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 4 है बीच में, है ना। ठीक है, तो 4 इंटू 12 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 48 माइनस 4x स्क्वायर, ये डिटर्मिनेंट ऑफ r बन जाएगा। ठीक हुई बात। अब पहला वाला ऑप्शन क्या बोल रखा है, 4x इक्वल टू 1, ए ऑप्शन को नजर करते हैं, ए ऑप्शन के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन नंबर ए के बारे में बात करते हैं ना। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है x इक्वल टू 1 के लिए देयर एग्जिस्ट ए यूनिट वेक्टर दिस फॉर विच r इनटू दिस इक्वल टू 0 0 0। RHS में नल मैट्रिक्स है, RHS में क्या है, नल मैट्रिक्स है, मतलब होमोजेनियस इक्वेशंस बनेंगी। होमोजेनियस इक्वेशन के सॉल्यूशन बनने हैं, यदि आपको जरूरी है इसके सॉल्यूशन बनाना, और अल्फा बीटा गामा क्या है, अल्फा बीटा गामा क्या है आपको या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाओ आप इसके, या तो क्या बनाओ आप इसके, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाओ डिटर्मिनेंट ऑफ आर को 0 करके। तो x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 पे डिटर्मिनेंट ऑफ आर कितना आ रहा है, 48 माइनस 4 मतलब 44 आ रहा है। तो ये तो हमारा क्या है, नॉन जीरो है, ये नॉन जीरो। तो सॉल्यूशंस कैसे बनने चाहिए होमोजेनियस इक्वेशन के, ओनली एंड ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनने चाहिए, केवल और केवल ट्रिवियल सॉल्यूशंस बनने चाहिए। मतलब कि अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, जो कि ये मना कर रहा है, यूनिट वेक्टर बोल रहा है। यूनिट वेक्टर कैसे होएगा, अल्फा बीटा गामा 0 आ जाएंगे तो ये तो 0 वेक्टर बन जाएगा, यूनिट वेक्टर होएगा नहीं। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया, ये वाला ऑप्शन गलत है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x सच दैट pq इक्वल टू qp, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर x सच दैट pq इक्वल टू qp हो जाए। अब इसका एक तरीका तो ये है कि हमें PQ और QP दोनों को सॉल्व कर लें, P इंटू क्यू एक मैट्रिक्स निकाल लें, फिर Q इंटू P दूसरी मैट्रिक्स निकाल लें, दोनों को वेरीफाई कर लें। लेकिन इसके अलावा हम दूसरा इसमें मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन हो जाएगी, जबकि दूसरे वाले के लिए हमें कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी। जैसे देखना भाई, इसको देखना थोड़ा ध्यान से, R इक्वल टू पी क्यू पी इनवर्स है ना, R इक्वल टू क्या है, पी क्यू पी इनवर्स है ना। यहाँ पे मैं यदि देखता हूं तो पी क्यू इंटू पी इनवर्स, इसको यदि पी इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या हो जाता है, क्यू पी पी इनवर्स हो जाता है। तो यहाँ से क्या आ जाता है, ये तो आर के बराबर है और ये क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। तो आर इक्वल टू क्यू आ गया। यदि पी क्यू इक्वल टू क्यू पी है तो आर इक्वल टू क्यू आना चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, आर मैट्रिक्स को निकालूंगा खुद से, मैन्युअली कैलकुलेट करूंगा आर को, पी क्यू पी इनवर्स को सॉल्व करके, और फिर वेरीफाई करूंगा यदि वो क्यू के बराबर आ जाता है किसी रियल नंबर एक्स के लिए, तब तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आ रही बात समझ में, ऑप्शन नंबर बी को अभी बाद में करेंगे, पहले आर को निकालने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी को देख लेते हैं एक बार, डिटर्मिनेंट ऑफ आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस प्लस 8 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। एक बार चेक कर लेते हैं इस चीज का डिटर्मिनेंट भी, ये तो सेम टाइप की लग रही है। अच्छा, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, ये डिफरेंस है। तो 4 के साथ यदि मैं इसका डिटरमिनेंट, इसका एक्सपेंशन करता हूँ सी ऑप्शन को, बी ऑप्शन किया नहीं है मैंने जस्ट बताया बी ऑप्शन के लिए क्या करेंगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो सी ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। सी ऑप्शन के बारे में तो 4 के साथ क्या आएगा, आ जाएगा भाई हमारा 10 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ आर, ये कितना आया था हमारा 48 माइनस 4x स्क्वायर आया था, इक्वल टू ये कितना आ गया भाई 4 इंटू 10 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा 40 माइनस 4x स्क्वायर। आ रही बात समझ में, और प्लस 8, तो ये तो बराबर है, सही बात है, 48 माइनस 4x स्क्वायर, ये तो बराबर है। ऑप्शन नंबर सी सही है भाई, हमेशा x बिलोंग्स टू r के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ r इस पर्टिकुलर डिटर्मिनेंट प्लस 8 के बराबर है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ए गलत है, ऑप्शन नंबर सी सही है, बी के बारे में पता नहीं है। ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट है, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए बोला गया है, x इक्वल टू 0 के लिए बोला गया है कि r इंटू दिस इक्वल टू 6 इंटू दिस देन a प्लस बी इक्वल टू 5 होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें r को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो r को कैलकुलेट करते हैं भाई, क्या करते हैं भाई, r को कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, P इंटू क्यू। क्या करना पड़ेगा भाई, P इंटू क्यू। आर को कैलकुलेट करने वालों को P इंटू क्यू को लिख रहे हैं भाई, P इंटू क्यू क्या आएगा, 11120 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा भाई, जरा देखना, थोड़ी सी मेहनत लगेगी मेरे लालो। 11120 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा, 2 + x। P इंटू क्यू निकाल रहा हूं मैं सबसे पहले, है ना। तो कितना आएगा भाई, 2 + x, यहाँ पे कितना आएगा, x + 4 + x, मतलब कि 2x + 4। नेक्स्ट वाला क्या आएगा, 111x06 के साथ क्या आएगा, x + 6। ठीक हुई बात, x + 6। नंबर नेक्स्ट देना 0 2 2, ये 0, ये वाला 0, ये क्या हो जाएगा भाई, ओनली 2x। नेक्स्ट देखना जरा क्या आ जाएगा, 8 + 4x, 8 + 4x। ठीक है भाई। नेक्स्ट 0 2 2 को x00 के x06 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, ये दोबारा कितना आ जाएगा, 12 बन जाएगा ओनली। थोड़ी कैलकुलेशन होने वाली है भाई, थोड़ा बेकार बोरिंग भी लगेगा ये, है ना। 00320x कितना हो जाएगा भाई, ये 3x। ये वाला कितना हो जाएगा हमारे पास, ये वाला हो जाएगा 3x। ठीक है भाई। अगेन ये कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है बात, एक बार देख लें कैलकुलेशन हम ध्यान से। ये वाला आ जाएगा 2 + x, नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा 2x + 4, नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारा x + 6, नेक्स्ट वाला आ जाएगा 0 और फिर 0 और नेक्स्ट आ जाएगा 2x। ये वाला हो जाएगा 8 + 2 है, 8 + 2x होएगा ये, है ना। ये 8 + 2x होएगा भाई, 4x नहीं, देख लिया ना, गड़बड़ हो गई ना। 8 + 2x। नेक्स्ट वाला देखना भाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। 003 के साथ करेंगे तो हो जाएगा 3x, ये भी 3x, और ये वाला क्या हो जाएगा 18। ये r के बारे में पता लगा, अभी पूरा नहीं हुआ यार, है ना। P इनवर्स लिखना पड़ेगा हमें, P इनवर्स लिखना ही पड़ेगा भाई, कोई ऑप्शन नहीं है। इसका इनवर्स कैसे लिखते हैं हम, P इनवर्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ P, 1/डिटर्मिनेंट ऑफ P इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ P के साथ क्या करना पड़ेगा हमें, हाँ 1/डिटर्मिनेंट P इंटू इसके कोफैक्टर से बनने वाली जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, तो लिख रहा हूं भाई मैं ध्यान से। कोफैक्टर 1 के साथ क्या बनेगा, 6 - 0, मतलब ओनली क्या बनेगा, 6 बनेगा, है ना। कोफैक्टर इस वाले 1 के साथ, इस वाले 1 के साथ क्या बनेगा, इस वाले 1 के साथ क्या बनेगा, 0 - 0। तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, यदि आप समझ गए तो। इस वाले 1 के साथ क्या बनेगा, 0, अगेन क्या बनेगा, 0 - 0, ये भी कहाँ आएगा भाई, यहाँ पे आएगा। ठीक, ठीक है। 0 2 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 2 2 को 0 2 2 का 0 का लेंगे, मतलब, है ना, कोफैक्टर क्या आएगा, 0 2 2 इसका 0 का, ये आएगा 3 - 0, मतलब कि 2 1 वाला एलिमेंट है ना, तो -3 आएगा, लेकिन ये एलिमेंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा भाई, है ना। ठीक है भाई। नेक्स्ट वाला इस 2 का जो है कोफैक्टर क्या आएगा, 2 का कोफैक्टर हमारे पास आ जाएगा क्या, हाँ भाई 2 का कोफैक्टर आ जाएगा 3, है ना। तो ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इस वाले नेक्स्ट वाले 2 का, इस वाले 2 का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा अगेन 0, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। 0 का क्या आ जाएगा, 2 - 2, 0 यहाँ पे आ जाएगा भाई। फिर नेक्स्ट वाले 0 का इसका आ जाएगा क्या, 2 - 0, मतलब कि 2, लेकिन क्या आएगा नेगेटिव के साथ, इसलिए -2। यहाँ पे 3 के साथ क्या आ जाएगा, 3 के साथ ये आ जाएगा 2। 1/डिटर्मिनेंट ऑफ P और करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना है, 3 के साथ एक्सपेंशन, थर्ड कॉलम के साथ एक्सपेंशन कर देते हैं, क्या आ जाएगा 2, 3 × 2, मतलब कि 1/6 एक तरह से मल्टीप्लाई होगा, एक तरह से 1/6। ठीक है, थोड़ा सा बेकार होगी कैलकुलेशन है ना। अब यहाँ पे निकालते हैं हम r को, कैलकुलेट लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, r को लिख रहा हूँ भाई, r को देखना वाले को भाई, r को लिख रहा हूँ। 1/6 तो बाहर है मेरे पास, है ना, 1/6 बाहर है। सॉल्व करेंगे इसको तो 2 + x 6 0 और 0, 2 + x 6 0 0, तो यह आ जाएगा भाई 12 + 6x, है ना, 12 + 6x। नेक्स्ट वाला आ जाएगा हमारे पास, नहीं, हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा, 2x + 4 - 2 + x, तो ये बन जाएगा x + 2 × 3, x + 2 × 3, तो बेसिकली 3x + 6। अगला वाला जो बनेगा इन दोनों का डिफरेंस आएगा, -x + 2 का ट्वाइस,
माइनस 2x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं इन दोनों को एक तरह से, है ना भाई। 6 0 0 के साथ क्या आएगा, ये ओनली 12x बचेगा। यहाँ पे इसके साथ क्या आएगा, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो क्या आएगा, 8 इंटू 3 24 बचेगा भाई, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, ये नेक्स्ट के साथ क्या आएगा, 12 माइनस 8 माइनस 2x, तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2x का ट्वाइस, 8 माइनस 4x, ठीक है भाई। 3x यहाँ पे बन जाएगा 18x, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस, मतलब ये तो कैंसिल ही हो जाएगा दोनों के दोनों, और ये आ जाएगा 0, तो यहाँ पे बन जाएगा ये 0 ही बन जाएगा। नेक्स्ट देखना भाई, नेक्स्ट वाला देखना, इसके साथ आ जाएगा दोनों का डिफरेंस 18 माइनस 3x का ट्वाइस, 18 माइनस 3x का ट्वाइस, तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 6x और 1/6 बार, ये हमारे पास r बन के आएगा। तो जरा देखना, क्या r ये हमारा q के बराबर हो सकता है कभी, r क्या q के बराबर हो सकता है किसी भी वैल्यू के लिए, एनी वैल्यू के लिए, है ना। ये दोनों बराबर होने चाहिए, 3x प्लस 6 और माइनस 2x प्लस 4 बराबर होने चाहिए, x है ना, बराबर होने चाहिए। तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते, बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 5x इक्वल टू माइनस 2 करना पड़ेगा, x इक्वल टू माइनस 2/5, x इक्वल टू माइनस 2/5 के लिए दोनों बराबर हैं, और x इक्वल टू माइनस 2/5 के लिए इसका वैल्यू देख लो, 12 माइनस 12/5 बाया 6, ये 2 के बराबर नहीं है, तो q इक्वल टू r ये संभव नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो ये है ये हमारा हो गया कैंसिल, बी वाला ऑप्शन भी। सी और डी ऑप्शन के बारे में देखना, सी ऑप्शन तो करेक्ट कर ही लिया था, डी ऑप्शन में आर जो हमें देखना है, x इक्वल टू 0 के लिए, x इक्वल टू 0 के लिए, केवल x इक्वल टू 0 पे देख रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा क्या 12, बात समझ में आ रही है, ये हो जाएगा हमारा 12, 0 के लिए देख रहे हैं ना 12, और डिवाइड भी करना है 1/6 से, है ना, 1/6 से इसको डिवाइड भी करना है, x इक्वल टू 0 के लिए देख रहे हैं, तो 12/6 मतलब कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, 6/6 मतलब कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये 4/6 का मतलब कितना आ जाएगा भाई, 2/3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा, 24/6 मतलब 4 आ जाएगा, 8/6 का मतलब हो जाएगा 4/3, 18x ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा अगेन 0, ये हो जाएगा 36/6 मतलब ये हो जाएगा 6 इंटू 1ab, है ना, इक्वल टू 6 इंटू 1ab। अब क्या करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा कि वाकई में इक्विवेलेंट आ रहा है नहीं आ रहा। तो देखना भाई, नेक्स्ट पे ले लेते हैं, पहले वाले पे क्या बनेगा, ये बनेगा हमारा 2 प्लस a प्लस 2b/3, 2 प्लस a प्लस 2b/3 इक्वल टू क्या बनेगा, 3 के बराबर, है ना, इक्वल टू 6 के बराबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट इधर देखना भाई क्या बनेगा, ये 0 प्लस 4a प्लस 4b/3, 0 प्लस 4a प्लस 4b/3 किसके बराबर, 6a के बराबर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बनेगा, 0 0 6 मतलब 6b इक्वल टू 6b, ये तो कोई फायदे की बात नहीं हुई, 6b इक्वल टू 6b क्या मतलब निकला, कुछ नहीं है। यहां से जरा सॉल्व करना है इसको, यहां से क्या आएगा भाई, ये a प्लस 2b/3 इक्वल टू 4, यहां से आ जाएगा आपके पास 2a, या इसको हटा ही देता हूं, a मतलब 2a और 2 कॉमन लेंगे, a माइनस 2b/3 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 2b/3 के बराबर है, तो a और a 2a इक्वल टू 4 मतलब a इक्वल टू आ जाएगा 2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3। तो क्या पूछा गया हमें, a प्लस b का वैल्यू 5 होगा क्या, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी भी सही है ना। तो ये हमारे सी और डी सही है इसमें ऑप्शन। हमारी पूरी कैलकुलेशन जो है बेकार किसके कारण हुई है, ये जो आर कैलकुलेट करने के कारण थोड़ा सा बेकार लगा है, लेंदी कैलकुलेशन है, या हमें आर करना ही पड़ता है यहाँ पे यार, पी क्यू इक्वल टू क्यू पी निकाल कोई फायदा होता नहीं हमें, है ना। ठीक हुई बात, इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, फॉर एनी 3x3 मैट्रिक्स M लेट डिटरमिनेंट ऑफ M डिनोट द डिटरमिनेंट ऑफ M, लेट E इक्वल टू दिस, P इक्वल टू दिस, F इक्वल टू दिस, Q इज ए नॉन सिंगुलर, ठीक है, नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्टिबल है, डिटरमिनेंट ऑफ Q 0 नहीं है,
3x3 ऑर्डर किया है, तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो आर ट्रू, इनमें से कौन से स्टेटमेंट जो है सही है। पहला स्टेटमेंट है एफ इक्वल टू पीईपी एंड पी स्क्वायर इक्वल टू दिस। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा। पीईपी को क्या करना पड़ेगा? हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। पीईपी को हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा भाई, पी इंटू पी, ई इंटू पी। ठीक है भाई। तो पहले ई इंटू पी को कर लेते हैं। इस पी को तो एज इट इज मैं लिख दूं 1 0 0, है ना। पीईपी को मैं सॉल्व कर रहा हूं 1 0 0, पी को तो मैंने लिख दिया, फिर 0 0 1 लिख दिया और 0 1 0 लिख दिया। ठीक है भाई। इंटू ई इंटू पी को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं, तो 1 2 3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? केवल 1 आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? 3 आएगा, है ना, समझ पा रहे हो। और थर्ड नेक्स्ट वाले में क्या आएगा? 2 आएगा। तो 1 और 3 और 2, 1 3 और 2। ठीक हुई बात। नेक्स्ट में इधर की तरफ देखना बेटा, 2 3 4 के साथ, 2 3 4 के साथ यहाँ पे आएगा 2, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 3। 2 4 और 3। यहाँ पे जरा देखना कितना आएगा? 8 18 और 13, 8 18 और 13। ठीक हुई बात। पीईपी को हमें सॉल्व करना है, फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा पीईपी को सॉल्व फर्दर। देखना भी जरा कितना आएगा पीईपी। हाँ 1 0 1 2 3, ये क्या आ जाएगा? केवल 1 बन जाएगा। यहाँ पे जरा सॉल्व करेंगे, जरा देखना कितना बच जाएगा? केवल और केवल 3 बच जाएगा। यहाँ पे जरा देखना तो केवल क्या बच जाएगा? 2 बच जाएगा। बिल्कुल अभी तो लग रहा है कि सेम होगा, शायद एफ के बराबर ही होगा, है ना। और देख लें 0 0 1 के साथ सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 8 आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? 18 और यहाँ पे आ जाएगा 13। ठीक है। 0 1 0 के साथ सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 2, ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 3। बिल्कुल सही बात है, ये एफ के बराबर है। पी पी इक्वल टू एफ, ये वाली बात सही हो सकती है। अच्छा अभी पी स्क्वायर को और चेक करना है, पी स्क्वायर को और चेक करना है, तो पी को जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 1 0 0 को 1 0 0 के साथ करेंगे तो 1 आएगा, सही है। फिर 1 0 0 को किसके साथ करेंगे? 0 0 1 के साथ करेंगे तो 0 आएगा, ये भी सही है। 1 0 0 को 0 1 0 के साथ करेंगे दोबारा 0 आएगा, बिल्कुल सही है। अब 0 0 1 को 1 0 0 के साथ करेंगे दोबारा 0 आएगा। 0 0 1 को इस 0 0 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, सही है। 0 0 1 को इस 0 1 0 के साथ करेंगे तो 0 आएगा। 0 1 0 को 1 0 0 के साथ करेंगे तो 0, 0 1 0 को 0 0 1 के साथ अगेन 0 और 0 1 0 को इस 0 1 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। पी स्क्वायर इक्वल टू बेसिकली आई मैट्रिक्स आ गई, तो ये वाला ऑप्शन ए एकदम सही है। एफ इक्वल टू पीईपी आ गया और पी स्क्वायर इक्वल टू ये वाली मैट्रिक्स आ गई, बिल्कुल सही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट वाला क्या है? ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स इक्वल टू ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स है। ये क्या है? ई क्यू, अच्छा इंडिविजुअल, ये समेशन का डिटर्मिनेंट बेसिकली इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट के बराबर है या नहीं है, ये हमें बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है, ये हमें यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, देखते हैं, एक बार सॉल्व कर लेते हैं। वैसे हम ई और एफ इन दोनों का डिटर्मिनेंट पहले ई पी वगैरह का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं इंडिविजुअली, है ना। ई का डिटर्मिनेंट देखना, ई का डिटर्मिनेंट निकाल रहा हूं मैं। कुछ पैटर्न बन रहा है क्या? यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे आ रहा है 1, यहाँ पे 1, बहुत सही। 1 2 3, यहाँ पे आ रहा है 1 1 1। अगेन मैं इसको सॉल्व करता हूँ। 8 9 नहीं, ये 7 आ गया, ये आ गया हमारा 11, 8 3 8 13, 8 के साथ कुछ आ रहा है क्या? 3 और ये 5, 3 ये 5 है, फिर 3 2 5 ये 8 है, 3 6 2 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 2 और 3 5 10, यहाँ पे 3 बचेगा, 4 3 7 14, यहाँ पे क्या बचेगा? 4 बचेगा। मतलब इन दोनों को ऐड करके और इसका डबल इसमें से घटा दिया तो यहाँ बचेगा 2, है ना। और ट्रिपल घटा दिया तो ट्रिपल सब्ट्रैक्ट कर दिया, जैसे यहाँ पे 3 है 9 है तो -1 बचेगा, 5 या 15 -2 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 4 7 21 -3 बचेगा। सॉरी ऐसे ही करते हैं डायरेक्टली। 3 6 2 और 1 3, इसका डबल 6 सब्ट्रैक्ट कर दिया 2 बचेगा, 3 और 2 5, इसका डबल और सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचेगा? 3 बचेगा, 4 3 7 और इसका डबल सब्ट्रैक्ट कर दिया तो 4 बचेगा, 2 3 4। ठीक है, 2 3 4 दोबारा इसमें सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या बच जाएगा? ये 1 2 3 1 1 1, R3 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं क्या बच जाएगा? 1 1 1। डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0 आएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ई कितना आ गया? 0। डिटर्मिनेंट ऑफ पी चेक कर लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना आएगा? -1। डिटर्मिनेंट ऑफ ई इक्वल टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ पी इक्वल टू कितना? -1।
और डिटर्मिनेंट ऑफ एफ और चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ एफ, यहाँ पे देखना कुछ पैटर्न बन रहा है क्या हमारा। 2 और 1 3 5, 2 और 1 3, यहाँ 5 बचेगा, 4 3 7, नहीं इधर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 10 और यहाँ पे 2, 2 10 2, इधर बचेगा क्या 1 और यहाँ बचेगा 5 और यहाँ 1, 1 5 1 2 10 2, समझ गए। C2 माइनस C1 किया और C2 माइनस C1 किया और C3 माइनस C1 भी किया, आपस में एक दूसरे के डबल आ गए, इसका आंसर डिटर्मिनेंट ऑफ एफ भी 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ई 0, डिटर्मिनेंट ऑफ एफ 0 और डिटर्मिनेंट ऑफ पी क्या है -1 है। तो पहली बात तो ये जरा देखना, ई एफ का क्यूब का डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट ई डिटर्मिनेंट एफ का क्यूब, तो ये भी 0 है, ये भी 0, 0 इज ग्रेटर देन 0, ये तो गलत ऑप्शन है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको देखना जरा ध्यान से, इसको देखना मुझे, एलएचएस आरएचएस देखना, ई क्यू का डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा 0, पी एफ क्यू इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा 0, क्योंकि एफ आ रहा है ना बीच में, डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ना, तो ये 0 है, ये भी 0 है, आरएचएस 0 है। एलएचएस को देख लेते हैं, पी एफ क्यू इनवर्स, पी एफ और क्यू इनवर्स, क्यू कहाँ है हमारे पास, वेयर इज क्यू, क्यू के बारे में कुछ ऐसा नहीं, अच्छा क्यू इज ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ठीक है, क्यू कोई मैट्रिक्स है, जो भी है ना, क्यू एक मैट्रिक्स दे रखी है अलग से आपको, जो कि नॉन सिंगुलर है, ठीक है। एनीवे पीईपी हम देखना चाह रहे हैं इसका डिटरमिनेंट 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ई कॉमन ले सकते हैं, डिटरमिनेंट के लिए बाहर निकल सकता है, लेकिन यहाँ पे पी एफ क्यू इनवर्स है ना, पी एफ क्यू इनवर्स, पी एफ क्यू इनवर्स है ना, एफ इक्वल टू पी ई पी ई इंटू क्यू, यदि मैं इसमें से क्यू बाहर निकाल लेता हूँ या क्यू इनवर्स बाहर निकाल लेता हूँ, तो क्यू इनवर्स बाहर आते ही ये क्या हो जाएगा, ई क्यू स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा पी एफ हो जाएगा, है ना, पी एफ। क्यू स्क्वायर और दिस, भाई ई इंडिविजुअल का डिटरमिनेंट 0 है, लेकिन ई क्यू का डिटरमिनेंट तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसके समेशन के साथ हमें करना है, इसमें क्या करना है हमें, समेशन के साथ इसको करना है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। चलो इसको देखते हैं, इस वाले ऑप्शन को पहले इसको देख लेते हैं, सम ऑफ द डायगोनल एंट्रीज ऑफ पी इनवर्स ईपी प्लस एफ, पी इनवर्स ईपी प्लस एफ इज इक्वल टू द सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज ऑफ ई प्लस पी इनवर्स एफ पी, है ना, ठीक है। तो पीईपी यहाँ पे यदि मैं, वैसे तो पी इनवर्स, हाँ ठीक है ठीक है, पी इनवर्स एफ, यदि मैं यहाँ से पी इनवर्स इंटू एफ निकालता हूँ किसके बराबर आ जाता है, ईपी के बराबर आ जाता है। पी इनवर्स एफ यदि मैं निकालता हूँ तो किसके बराबर आ जाता है, ईपी के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो ये ई प्लस ये पी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, पी इनवर्स एफ किसके बराबर आ जाएगा, ईपी के बराबर आ जाएगा, तो पी इनवर्स एफ किसके बराबर आ जाएगा, ईपी के बराबर, ई इंटू पी इंटू पी, तो बेसिकली क्या है, ई प्लस ईपी स्क्वायर है ये क्या है भाई, ई प्लस ईपी स्क्वायर है, ठीक है। अब यहां से दोबारा देखना, दोबारा पी इनवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, तो ईपी का वैल्यू पी इनवर्स एफ, पी इनवर्स एफ के बराबर आ जाएगा और यहाँ पे एफ है, ठीक है भाई, ये वाला वैल्यू। अब पी स्क्वायर खुद किसके बराबर है, आई के बराबर है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 2e हो गया ना, ओनली 2e हो गया है। तो जब पी स्क्वायर आई के बराबर है तो पी स्क्वायर का इनवर्स है ना, ये ओवरऑल क्या है, पी स्क्वायर का इनवर्स, ये भी आई के बराबर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक तरह से 2f हो जाएगा, ये 2e है और ये 2f है, तो बेसिकली 2e और 2f का ट्रेस पूछा गया है ना, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। तो e का ट्रेस कितना हो जाएगा, 18 और 3 21 और 1 22, f का ट्रेस भी कितना, 18 और 3 21 और 1 22, तो ये वाला स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है, ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही हो जाएगा, सी जो है गलत हो जाएगा। हाँ तो हमारा ए सही हो जाएगा, डी सही हो गया। ऑप्शन नंबर बी को एक बार देख लेते हैं, तो ई क्यू प्लस पी एफ क्यू इनवर्स इक्वल टू ई, देखो ये आरएचएस वाला तो 0 हो ही गया। अब इसको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर बी को, है ना, ऑप्शन नंबर बी को हम इधर देख लेते हैं, इसमें से क्यू इनवर्स का डिटरमिनेंट मैंने कॉमन ले लिया, तो बेसिकली ये क्या बनेगा, ई क्यू स्क्वायर प्लस
पी एफ का डिटरमिनेंट है ना, और यहाँ पे क्यू इनवर्स का डिटरमिनेंट मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ई क्यू स्क्वायर को ई क्यू स्क्वायर रहने दो, है ना भाई, और प्लस ये जो पी एफ है, पी इंटू एफ, एफ की जगह पीईपी लिख देंगे तो पी इंटू पीईपी क्या हो जाएगा, पी इंटू पीईपी। तो ये क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर ईपी, पी स्क्वायर क्या आई के बराबर है, तो ई क्यू स्क्वायर प्लस ईपी, डिटरमिनेंट ऑफ ई कॉमन आ जाएगा, समझ पा रहे हैं, अंदर क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी, और ये क्यू इनवर्स का डिटरमिनेंट ओवरऑल क्या आ जाएगा, डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, तो इसका एलएचएस भी 0 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी भी हमारा क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर ए, बी और डी हमारे तीनों के तीनों यहाँ पे सही हो जाएंगे। एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, ए बी डी तीनों ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। एम इक्वल टू हमें क्या दे रखा है, ए आई जे एक मैट्रिक्स दे रखी है, आई और जे 1 2 3 लेने, आई और जे, आई जे ऑब्वियसली 1 2 3 ही है, और बी द 3x3 मैट्रिक्स सच दैट ए आई जे इक्वल टू आई, एक डिफरेंट तरीके से बनानी है मैट्रिक्स हमें। ए आई जे इक्वल टू 1 दे रखा है, यदि j प्लस 1 इज डिविजिबल बाय आई, j प्लस 1 डिविजिबल बाय आई है तो ये हमें ए आई जे क्या है, 1 है, ठीक है। अदरवाइज ए आई जे इक्वल टू 0, यदि ये पॉसिबल नहीं है तो ए आई जे इक्वल टू 0 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर ट्रू। सबसे पहले हमें एम को निकालना पड़ेगा। एम इन जनरल यदि हम लिखना चाहेंगे तो क्या होती है, हम जानते हैं A11 12 13 21 22 23 31 32 और 33, ठीक है भाई। इसके थ्रू हम अब लिखते हैं पहले एम एक्चुअल में मैट्रिक्स क्या बन रही है, ठीक है भाई। ए आई जे इक्वल टू 1 है, जे प्लस वन, जे प्लस वन, जे कितना है इसमें, सेकंड वाला एलिमेंट जे होता है ना, तो सेकंड वाला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय फर्स्ट वाला एलिमेंट 1, तो सही है, ये तो 1 है। यहाँ पे सेकंड वाला एलिमेंट क्या है 2, तो 2 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 1, यहाँ पे भी सही है। 3 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 1, ये भी सही है, ठीक है। सेकंड में देखना, A21 I2 है और J क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 डिविजिबल बाय 2, 1 प्लस 1 डिविजिबल बाय 2, सही है। नेक्स्ट I और J दोनों 2 2 है, तो 2 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2, गलत है, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 3 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 2, सही है, तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा, I3 है और J क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 3, रॉन्ग है, तो 0। 2 प्लस 1 डिविजिबल बाय 3, सही है। 3 प्लस 1 डिविजिबल बाय 3, रॉन्ग है। ये हमारी एम मैट्रिक्स बन के आ गई। डिटरमिनेंट ऑफ एम बताना जरा, थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंशन करना, थर्ड रो के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे, 1 ये वाला खत्म हो जाएगा, ये वाला खत्म हो जाएगा, 1 माइनस 1 0। डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या आ जाएगा, 0 आ गया, एम इनवर्टिबल नहीं है, पहला ऑप्शन कैंसिल। सेकंड ऑप्शन, देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A1 A2 A3 सच दैट दिस इनटू दिस इक्वल टू माइनस। देखते हैं इसको क्या करना पड़ेगा, हमें सॉल्व करना पड़ेगा। करते हैं इसका सॉल्व, बी क्या मतलब ऑप्शन नंबर बी को हम एक तरह से यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एम ये जो मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा जो है इक्वेशन बनेगी A1 प्लस A2 प्लस A3 इक्वल टू माइनस A1। नेक्स्ट में क्या आएगा, A1 प्लस A3 इक्वल टू माइनस A2, यहां से क्या बनेगा, ओनली A2 इक्वल टू माइनस A3, ठीक है भाई। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको। A1 प्लस A2 प्लस A3, यहाँ पे भी A1 प्लस A2 A3, इसको इधर ले आएंगे तो A1 प्लस A2 प्लस A3, इधर A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A1 है, और नीचे में A1 प्लस A2 प्लस A3 0 है, तो A1 इक्वल टू 0 आ गया, A1 इक्वल टू 0 है, A1 इक्वल टू 0 है, और A2 इक्वल टू माइनस A3 है। A1 इक्वल टू 0 रख दो और A2 प्लस A3 इक्वल टू 0 है, यहां से A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, तो बेसिकली यहाँ पे आ गया हमारा कि A1 इक्वल टू 0 और A2 प्लस A3 इक्वल टू 0। देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स A, तो सही बात है, ऐसी कोई मैट्रिक्स हो सकती है जिसके लिए A1 क्या हो जाए, 0 हो जाए, और A2 प्लस A3 कॉम्बिनेशन 0 हो, बिल्कुल सही बात है। ये वाली चीज हमारी क्या है, संभव है, ये वाली चीज जो है हमारी क्या है, संभव है, पॉसिबल है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे A1 का वैल्यू 0 हो, A2 का वैल्यू 5, A3 का वैल्यू -5, 4 माइनस 4 माइनस 3 और 3, है ना, संभव है। तो ऑप्शन नंबर बी संभव है, सही है एकदम, कोई दिक्कत नहीं। नंबर सी ऑप्शन, नंबर सी ऑप्शन क्या कहता है, द सेट X बिलोंग्स टू RQ, X बिलोंग्स टू RQ, MX इक्वल टू 0, ये X बिलोंग्स टू RQ इसलिए देखा क्योंकि X क्या है, कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, X क्या है, कॉलम मैट्रिक्स हमारी बनेगी। कॉलम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, इज नॉट इक्वल टू 0,
मतलब क्या कह रहा है, केवल और केवल x 0 0 वाली नहीं होनी चाहिए, और भी x के अंदर नॉन जीरो मैट्रिक्स सम्मिलित होनी चाहिए, जिससे के लिए mx इक्वल टू क्या बन जाए, 0 बन जाए। तो इसको देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी को जरा देखना भाई। ऑप्शन नंबर सी के लिए हम क्या कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी के लिए बेटा देखते हैं हम यहाँ पे m इंटू एक्स, एक्स मान लेते हैं कोई हमारी एक्स वाई जेड है, उसके साथ इसका मल्टीप्लीकेशन यदि करेंगे तो क्या आएगा भाई, एक तो आएगा x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, मतलब एक तरह से होमोजेनियस फॉर्म बनेगी ना। मैं दोबारा इसको लिख देता हूं, समझना भाई ध्यान से। m हमारी ये मैट्रिक्स है ना, 1 1 1 1 0 1 0 1 0 है ना। x ये कॉलम मैट्रिक्स मान लेते हैं, एक्स वाई जेड है, इक्वल टू 0 0 और 0। ठीक है, देखना भाई ध्यान से, ये होमोजेनियस इक्वेशन बनेगी। होमोजेनियस इक्वेशन के दो तरीके सॉल्यूशन आते हैं, यदि डिटरमिनेंट ऑफ m 0 है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन, नॉन जीरो है तो ओनली ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट ऑफ m तो 0 है, तो इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके हैं, तो x y z की और वैल्यू भी संभव है ट्रिवियल सॉल्यूशन के अलावा। तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन एकदम से है, करेक्ट है, क्योंकि एक्स वाई जेड की और वैल्यू हो सकती है, क्योंकि इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है भाई, इनफाइनाइट इसके हमारे सॉल्यूशन हो जाएंगे। ठीक है भाई, नेक्स्ट बात है, m माइनस टू आई इज इनवर्टिबल वेयर i इज द 3x3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो m माइनस टू आई को देखना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस टू आई को हमें देखना पड़ेगा, तब जाके तो पता लगेगा। m माइनस टू आई करेंगे तो 1 आई तो पता ना क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा। यहाँ पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा सेकंड वाले में, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, -2। इसका डिटरमिनेंट मेरे को अभी निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन कर दो, फर्स्ट कॉलम के थ्रू एक्सपेंशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 माइनस 1, मतलब कितना आ जाएगा, 3 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा, -3। सेकंड के साथ करना, 1 के साथ कितना आ जाएगा, 1 के साथ भाई -2 और 1, -2 -1 -3, और ये -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +3, और थर्ड वाला 0 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ m माइनस टू आई जो हम सोच रहे थे वो भी कितनी है, 0 के बराबर है, तो ये इनवर्टिबल नहीं है, ये वाली मैट्रिक्स भी इनवर्टिबल नहीं है। तो डी ऑप्शन गलत है, ए ऑप्शन गलत है, ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे यहाँ पर केवल और केवल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ऑप्शन नंबर बी और सी हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के लिए क्वेश्चन आपके समाप्त होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, एनालिटिकल हमने जो है मैट्रिक्स को फिनिश किया है। आप सारी प्रॉब्लम्स को पेन कॉपी के साथ लेके बैठिए, ये साधारण चैप्टर नहीं है बेटा, ऐसा नहीं देखते देखते हवा में कर लेंगे, कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, मेरे को भी करनी पड़ी, आपको भी करनी पड़ेगी, पेन कॉपी के साथ लेके बैठिए, तब जाके आपको, वीडियो को पॉज करिए जहां पे आपको जरूरत पड़े। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू।